स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सब बच्चों का ब्राइट विजन एकेडमी में। बच्चों, सीएमए इंटर ग्रुप 1 में आपके 4 सब्जेक्ट्स हैं, जिनमें से एक है फाइनेंशियल अकाउंट्स, पेपर नंबर 5। दोस्तों, अगर आपने पेपर नंबर 5 फाइनेंशियल अकाउंट्स का सिलेबस ICMAI के स्टडी मटेरियल में देखा हो, तो इंस्टीट्यूट ने अपने स्टडी मॉड्यूल में फाइनेंशियल अकाउंट्स के सिलेबस को 12 स्टडी नोट्स में डिवाइड करा है। बच्चों, जो 12 स्टडी नोट हैं 1 से लेकर 12 तक, ये फिर 4 सेक्शंस में कैटेगराइज्ड हैं। सेक्शन ए, जिसमें बच्चों पहले 2 स्टडी नोट है 1 और 2, और इसका वेटेज है 25 नंबर 25 मार्क्स। इसके बाद है सेक्शन बी, ये 40 मार्क्स का है बच्चों, इसमें 4 स्टडी नोट हैं 3, 4, 5, 6। उसके बाद सेक्शन सी, और इसमें अगले 4 स्टडी नोट हैं 7, 8, 9, 10, और इसका वेटेज है 20 मार्क्स। लास्ट बच्चों सेक्शन डी, जिसमें आखिर के 2 स्टडी नोट हैं 11 और 12, और इसका वेटेज है 15 मार्क्स। इस तरह से आपका सिलेबस 4 सेक्शंस में 12 स्टडी नोट में डिवाइडेड है। दोस्तों, आज हम सेक्शन सी का स्टडी नोट नंबर 8 शुरू करेंगे, जिसका नाम है रॉयल्टीज। बच्चों, ये जो स्टडी नोट नंबर 8 है रॉयल्टीज, ये एग्जाम्स में फ्रीक्वेंटली आता है। अगर आप इसका इतिहास देखें, सिलेबस 2016 में जो अब तक एग्जाम्स हुए उनमें देखें, या सिलेबस 12 में देखें, 2012 वाले सिलेबस में, बच्चों ये हर बार एग्जाम्स में आता है। चाहे इसमें से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए, लेकिन आता ज़रूर है। तो एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इंटरेस्टिंग भी और छोटा भी, ज़्यादा बड़ा भी है नहीं है। अगर आप स्टडी मॉड्यूल में देखेंगे तो टोटल 7 क्वेश्चंस हैं, 5 सॉल्यूशंस के साथ हैं और 2 विदाउट सॉल्यूशंस हैं। हम जब ये पूरा चैप्टर कंसेप्चुअली समझ लेंगे तो ये सातों के सातों क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। बच्चों, स्टडी मॉड्यूल के अकॉर्डिंग मैं स्टडी नोट नंबर 8 शुरू करूँ, उससे पहले थोड़ा सा इसको ब्रीफ कर दूँ, एक थोड़ा सा समझा दूँ, ओवरव्यू दे दूँ उसका कि रॉयल्टीज कहते किसको हैं। स्टडी नोट नंबर 8 नाम मैंने आपको बता दिया, रॉयल्टीज। रॉयल्टीज या रॉयल्टी एक ही बात है। इसका मतलब क्या होता है, इसका थोड़ा सा एक हल्का सा इसको समझ लेते हैं, उसके बाद हम स्टडी मॉड्यूल के तरीके से पर आ जाएंगे। बच्चों, रॉयल्टी बेसिकली एक पेमेंट है जो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को करता है उसके अधिकारों को इस्तेमाल करने के बदले में। बच्चों, सपोज कीजिए एक व्यक्ति है, एक पर्सन है मिस्टर एक्स, उनके पास कुछ अधिकार है, और मिस्टर एक्स के पास कुछ ऐसे राइट्स हैं, कुछ ऐसे अधिकार हैं जो मिस्टर एक्स के अलावा इस पूरी दुनिया में, या कहिए कि पूरे समाज में कोई और यूज नहीं कर सकता। मिस्टर एक्स के पास जो अधिकार है, जो राइट्स हैं, वो इस तरह के राइट्स हैं, उनके पास इस तरह के अधिकार है। वो अधिकार या तो उनको बाय स्टेटस मिले होंगे या बाय लीगल एग्रीमेंट मिले होंगे, किसी भी तरह से उनको मिले हों, लेकिन वो ऐसे अधिकारों के मालिक हैं कि सिवाय उनके कोई और उन अधिकारों को उनकी मर्जी के बिना इस्तेमाल नहीं कर सकता। ना तो कोई और उनके अधिकारों को इस्तेमाल कर सकता है, ना ही कोई मिस्टर एक्स के उन अधिकारों के एंजॉयमेंट में किसी प्रकार का इंटरफेरेंस कर सकता है। जब ऐसे अधिकार हैं मिस्टर एक्स के पास कि उन अधिकारों को एक्स के अलावा कोई और यूज नहीं कर सकता, और इवन अगर किसी ने उनके अधिकारों को उनकी मर्जी के बिना यूज करा तो ये क्राइम होगा, गलत होगा, ये इलीगल होगा, अनलॉफुल होगा। अगर ऐसे अधिकारों को मिस्टर एक्स अपनी मर्जी से, स्वेच्छा से, बिना किसी दबाव के, फ्री कंसेंट से अगर एक्स इन अधिकारों को मिस्टर वाई को ट्रांसफर कर दें कि भाई तुम इन अधिकारों का इस्तेमाल करो। अधिकार किसके हैं? एक्स के। ट्रांसफर किसे करा उन्होंने? वाई को। तो एक्स अगर अपनी मर्जी से बिना किसी दबाव में आए हुए अपने अधिकारों को वाई को ट्रांसफर करें, एक रिटर्न एग्रीमेंट के थ्रू, ओरली नहीं बच्चों, एक रिटर्न एग्रीमेंट के थ्रू, एक लीगल एग्रीमेंट के थ्रू एक्स अपना अधिकार इस्तेमाल करने के लिए वाई को दे दें, तो वाई उन अधिकारों का इस्तेमाल करेगा, और वाई उन अधिकारों को इस्तेमाल करने के बदले में एक्स को पेमेंट करेगा। बच्चों, एक्स के अधिकार एक्स ने वाई को दिए, वाई ने उन अधिकारों का इस्तेमाल करा, और वाई ने उन अधिकारों को इस्तेमाल करने के बदले में एक्स को पेमेंट करी। बच्चों, इस पेमेंट को रॉयल्टी कहते हैं। तो ये बात आपके समझ में आ गई कि रॉयल्टी एक पेमेंट है जो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को करता है उसके अधिकारों को इस्तेमाल करने के बदले में। दोस्तों, इसको हम एक एग्जांपल लेके समझते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल लेंगे। और ये एग्जांपल जो मैं लेने जा रहा हूं, जब मैं इस चैप्टर को स्टडी मटेरियल के अकॉर्डिंग शुरू करूंगा, जब मैं स्टडी मॉड्यूल को फॉलो करूंगा सीक्वेंस में, तो मैं इसी एग्जाम्पल को आपको लेकर बार बार समझाऊंगा। तो अभी आप इस एग्जाम्पल को ध्यान से सुनिएगा। सपोज कीजिए बच्चों कि एक व्यक्ति, एक पर्सन है मिस्टर एक्स, और वो टीचर हैं, उनका सब्जेक्ट है बच्चों केमिस्ट्री। बच्चों, मिस्टर एक्स केमिस्ट्री के टीचर हैं, एक स्कूल में टीचर हैं वो, और जिस स्कूल में वो पढ़ाते हैं केमिस्ट्री, वहाँ बच्चे उनको बहुत मानते हैं क्योंकि वो बहुत ही अच्छे टीचर हैं। बच्चों, मिस्टर एक्स केमिस्ट्री बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत अच्छे टीचर हैं, बड़े सारे बच्चे उनको फॉलो करते हैं, और
उनका बहुत नाम है उस स्कूल में और सब्जेक्ट को लेकर। बच्चों, मिस्टर एक्स ने सोचा कि केमिस्ट्री में वो अच्छे से जाने जाते हैं, उनकी अच्छी कमांड है केमिस्ट्री पर, तो उनके इस पढ़ाने के तरीके से सिर्फ उनके स्कूल के बच्चे ही क्यों फ़ायदा उठाएं, क्यों ना वो अपना इस प्रेजेंटेशन को अपनी इस केमिस्ट्री में जो उनका परफेक्शन है, क्यों ना इसको अपने जिस स्टेट में, जिस स्कूल में वो टीचर हैं, उस स्टेट के बाहर जो भारत के दूसरे राज्य हैं, जो भारत के दूसरे स्टेट से, क्यों ना वहाँ तक वो अपनी बात पहुँचाएं। तो उन्होंने सोचा किस तरह से वो दूसरे बच्चों तक पहुँचे, कैसे वो अपनी रीच बढ़ाएं और भारत के दूसरे राज्यों तक बच्चों तक पहुँचें। तो उन्होंने ये फैसला लिया कि क्यों ना मैं केमिस्ट्री की एक बुक लिखूं क्लास 12th के लिए। मिस्टर एक्स ने डिसाइड करा कि वो केमिस्ट्री की एक बुक लिखेंगे क्लास 12th के लिए, और जब वो बुक लिखेंगे तो उस बुक को इतनी सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखेंगे, इतना अच्छा, इतना बढ़िया लिखेंगे, इतनी शानदार किताब लिखेंगे कि जब बच्चे उस किताब से केमिस्ट्री पढ़ें तो उनको बिना किसी की मदद लिए हुए, बिना किसी की हेल्प लिए हुए उन्हें केमिस्ट्री समझ में आ जाए। बच्चों, ये फैसला लेने के बाद मिस्टर एक्स ने केमिस्ट्री की बुक पर काम करना शुरू करा और रात दिन की कड़ी मेहनत से 2 से 3 साल में उस बुक को तैयार कर दिया। बच्चों ने 2 से 3 साल इसलिए लगे क्योंकि एक बहुत ही अच्छी किताब वो लिख रहे थे केमिस्ट्री की क्लास 12th के लिए। और जब उनकी बुक कंप्लीट हो गई, पूरी हो गई, तब उन्होंने डिसाइड करा कि वो इस बुक को किसी पब्लिशर को देंगे ताकि ये बुक उनकी पब्लिश हो और बाजार में जाए और बच्चों तक पहुंचे और बच्चों को इस बुक से फायदा हो और मिस्टर एक्स को भी इस बुक से इनकम हो। दोस्तों, जब वो किताब उन्होंने पूरी कर ली और पब्लिशर के पास वो जाने लगे उस बुक को पब्लिश कराने के लिए, तब उन्होंने सोचा कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं अपनी बुक किसी पब्लिशर को दूं और पब्लिशर उनकी बुक की कॉपी करके अपने नाम से छाप दे, या बुक से कुछ कंटेंट्स, कुछ अच्छे कंटेंट जो उन्होंने बहुत ही बढ़िया लिखे हों उन्हें कॉपी कर ले। तो बच्चों, मिस्टर एक्स ने क्या करा कि सीधा पब्लिशर के पास नहीं गए, पहले वो गवर्नमेंट के उस डिपार्टमेंट में गए जहां से उन्हें कॉपीराइट मिल सकता था। उन्होंने सोचा कि मैं अपनी किताब किसी के भी हाथों में नहीं दूंगा, पहले सरकार से इस पर कॉपीराइट लूंगा। कॉपीराइट का मतलब होता है बच्चों, कॉपी का राइट, यानी कि कॉपी करने का अधिकार। अगर मिस्टर एक्स इसके ऊपर कॉपीराइट ले लेते हैं तो पूरे भारत में, पूरे समाज में इस किताब की कोई और कॉपी नहीं कर पाएगा एक्स की मर्जी के बिना। इस किताब की जो भी अगली, दूसरी, तीसरी, चौथी, जितनी भी कॉपीज होंगी, उन कॉपीज का अधिकार सिर्फ एक्स के पास होगा कॉपीराइट लेने के बाद। तो मिस्टर एक्स ने क्या करा कि वो पब्लिशर के पास नहीं गए, पहले वो गवर्नमेंट के उस डिपार्टमेंट में गए जहां से उन्हें कॉपीराइट मिल सकता था और सरकार से उन्होंने पहले इस किताब के ऊपर अपना कॉपीराइट लिया। जब उनको कॉपीराइट मिल गया, कॉपी का अधिकार मिल गया और ये तय हो गया कि पूरे भारत में, पूरे समाज में अब मिस्टर एक्स के अलावा इस बुक की कोई और कॉपी नहीं कर सकता, और करा तो सीरियसली ये एक इलीगल होगा, गैर कानूनी काम होगा, क्राइम होगा ये। तो मिस्टर एक्स ने कॉपीराइट लेने के बाद उन्हें ये इत्मीनान हो गया कि हाँ भाई, अब वो इस किताब के मालिक हैं और इस किताब में जितने भी कंटेंट्स हैं, जिस तरह से उनको प्रेजेंट किया गया है, उसके प्रेजेंटेशन का अधिकार अब सिर्फ और सिर्फ मिस्टर एक्स के पास है। तो मिस्टर एक्स ने जब कॉपीराइट ले लिया, उसके बाद वो गए एक जाने माने पब्लिशर के पास और पब्लिशर के से उन्होंने कहा कि पब्लिशर, मैं केमिस्ट्री का टीचर हूं और मैंने ये केमिस्ट्री की बुक लिखी है, मैं चाहता हूं कि ये बुक तुम छापो, इसे प्रिंट करो, पब्लिश करो, इसे बेचो, ताकि भारत के अलग अलग राज्यों में किताब पहुंचे और बच्चों तक पहुंचे और इससे बच्चों को फायदा हो और मुझे भी इनकम हो। पब्लिशर ने कहा मिस्टर एक्स से कि एक्स, ये किताब तुमने लिखी है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरे पास और भी पहले से केमिस्ट्री के ऑथर हैं और मेरा एक बड़ा पब्लिकेशन है, बड़े सारे मेरे ऑथर्स हैं, ऐसे में किसी नई किताब को नहीं ले सकता, रिस्क नहीं ले सकता मैं। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी किताब को पब्लिश करूं तो पहले तुम ये किताब मेरे पास छोड़ कर जाओ। मैं इस बुक को अपनी एक्सपर्ट से, अपनी जो मेरी टीम है एक्सपर्ट्स की, मैं उनसे स्टडी कराऊंगा, अपने एक्सपर्ट से मैं तुम्हारी बुक को पढ़वाऊंगा, स्टडी कराऊंगा। अगर मेरे एक्सपर्ट्स ने कहा कि हाँ, ये बुक सच में बहुत अच्छी है, शानदार किताब है और कुछ अलग है, बाजार की बाकी किताबों से अलग है, कुछ डिफरेंट है, तो मैं पक्का तुम्हारी किताब को पब्लिश करूंगा। मिस्टर एक्स जानते थे कि पब्लिशर चाहकर भी इसको अब चोरी नहीं कर सकता, मेरी किताब को कॉपी नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मिस्टर एक्स जानते थे कि वो इस पर कॉपीराइट ले चुके हैं, अब इसकी कोई और कॉपी नहीं कर सकता और करेगा तो ये गलत होगा। तो मिस्टर एक्स ने बिना किसी डर के, बिना किसी फिक्र के वो किताब ऑथर पब्लिशर को दे दी कि तुम इसकी स्टडी करा लो। पब्लिशर ने अपने एक्सपर्ट से उस बुक की स्टडी कराई, उस बुक को थॉरली एग्जामिन करा। तो पब्लिशर के एक्सपर्ट्स ने पब्लिशर से कहा कि सीरियसली ऐसी किताब पूरे बाजार में नहीं है, भारत के किसी भी राज्य में केमिस्ट्री की इतनी शानदार बुक, इतनी कलरफुल पिक्चर्स के साथ और इतनी सिंप्लीफाइड फॉर्म में इतना आसान करके समझाया गया हो, ऐसी बुक नहीं है। पब्लिशर के एक्सपर्ट्स ने कहा कि पब्लिशर, इस किताब को तुमने अगर मिस करा तो ये बहुत बड़ा लॉस होगा।
पब्लिशर ने जब अपने एक्सपर्ट से ये बात सुनी तो उसने फौरन ऑथर को कॉल कर और मिस्टर एक्स को कॉल करके अपने पास बुला लिया। पब्लिशर ने ऑथर से कहा कि ऑथर खुश हो जाओ, खुशखबरी है तुम्हारे लिए, मैं तुम्हारी किताब को पब्लिश करने के लिए राजी हूं। मैं तुम्हारी किताब प्रिंट करूंगा, पब्लिश करूंगा और इसे बाजार में बेचूंगा। ऑथर बोला थैंक यू, बहुत बढ़िया। ऑथर खुश हुआ। फिर ऑथर ने कहा कि पब्लिशर अब हम थोड़ा आगे की बात करें। पब्लिशर ने कहा आगे की कौन सी बात? ऑथर बोला पब्लिशर आपका तो बड़ा पब्लिकेशन हाउस है, बड़ी सारी किताबें, बड़े सारे ऑथर्स हैं आपके, लेकिन मेरी तो एक ही किताब है जो मैंने 2-3 साल की कड़ी मेहनत से लिखी है। अब मुझे ये बताओ कि जब तुम इस किताब को पब्लिश करोगे और बाजार में बेचोगे तो तुमको जो प्राइस मिलेगा उसको बेचने के बाद उसमें मेरा शेयर कितना होगा? किताब मेरी है, मैंने लिखी है, 2-3 साल की कड़ी मेहनत से लिखी है, एक बहुत ही शानदार ज़बरदस्त किताब लिखी है केमिस्ट्री की क्लास 12th के लिए, बिल्कुल अलग प्रकार की बुक है। तो जब ये बुक बाजार में बिकेगी और इस बुक से तुम कमाओगे, तुमको जो प्राइस मिलेगा उसमें मेरा शेयर कितना होगा, मुझे पर बुक कितना मिलेगा? इसके बाद बातचीत शुरू हुई ऑथर और पब्लिशर के बीच में। काफ़ी देर बहस हुई, काफ़ी देर बातचीत चली। उसके बाद एक लंबे निगोशिएशन के बाद ये तय हुआ कि पब्लिशर ऑथर को हर एक किताब के बिकने पर 50 रुपये देगा। बच्चों, मैं आपको ये समझाना चाह रहा था कि बुक लिखी ऑथर ने, मिस्टर एक्स ने, और बुक पर कॉपीराइट लिया मिस्टर एक्स ने। उसके बाद उन्होंने बुक दी छापने के लिए पब्लिशर को। तो कॉपीराइट तो एक्स ने लिया, अधिकार एक्स का है। इस बुक की कोई भी कॉपी होगी तो वो एक्स ही कर सकता है, उस अधिकार को एक्स ने पब्लिशर को दे दिया। और जब एक्स पब्लिशर को ये अधिकार देगा, उनके बीच में जब बातचीत हुई और सब एग्रीमेंट हो गया, एक लीगल एग्रीमेंट बना, तो एक रिटर्न एग्रीमेंट था। मैंने आपको पहले बताया था कि रिटर्न एग्रीमेंट के थ्रू राइट्स ट्रांसफर होंगे। तो राइट्स किसके पास हैं? ऑथर के पास। ऑथर उन पब्लिकेशन के राइट्स को या उस प्रिंट के, उस कॉपी के राइट्स को किसको दे रहा है? पब्लिशर को। और उनके बीच में क्या तय हुआ कि पब्लिशर जब बुक्स बेचेगा तो बुक्स के बिकने पर, हर एक कॉपी के बिकने पर वो 50 रुपए पर बुक ऑथर को पे करेगा। बच्चों, ये जो 50 रुपए पर बुक ऑथर को पे हो रहा है, यही तो रॉयल्टी है। तो रॉयल्टी मैं आपको समझा रहा था कि एक पेमेंट है। मैं फिर एक बार इसे रिपीट कर दूं कि बुक की कॉपी करने का अधिकार किसके पास था? ऑथर के पास। ऑथर ने वो अधिकार किसको दिया? पब्लिशर को। तो ऑथर के कॉपी करने के अधिकार का इस्तेमाल पब्लिशर करेगा, और पब्लिशर उसकी बुक की कॉपीज करके जब बेचेगा तो पब्लिशर को भी फायदा होगा। पब्लिशर का नाम होगा, गुडविल होगी उसके पब्लिकेशन में, और उसके प्रॉफिट में इंक्रीमेंट आएगा, और साथ ही वो उस इंक्रीमेंट, अपने प्रॉफिट को बढ़ाने के साथ उसका एक शेयर ऑथर को पे करेगा बतौर रॉयल्टी के। क्यों? क्योंकि वो ऑथर के अधिकार का इस्तेमाल कर रहा है। बच्चों, हम और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। जिसे मान लीजिए, अब ये थोड़ा सिंपल से एग्जाम्पल है, थोड़ा आप इसमें अलग वर्ड यूज करते हैं, चलिए कोई बात नहीं। जैसे मैं कह रहा था कि मान लीजिए आप दिल्ली में हैं और दिल्ली विश्वविद्यालय में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में बच्चे पढ़ने आते हैं भारत के अलग अलग राज्यों से। अब मान लीजिए कुछ बच्चे उड़ीसा से, आसाम से, मध्य प्रदेश से पढ़ने के लिए दिल्ली में आए और उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, और दिल्ली में ही उन्होंने कहीं कोई एक रूम 1 BHK 2 BHK या कोई PG रेंट पर लिया और वहाँ रहने लगे। अब ये बताइए, मान लीजिए आपका घर है, आपका मकान है, और वो आपके नाम है, और आपके नाम पर जब वो मकान है तो उसमें रहने का अधिकार सिर्फ आपका है। आपकी मर्जी के बिना आपके मकान में कोई और ज़बरदस्ती नहीं रह सकता। अगर ऐसा उसने करा तो सीरियसली ये इलीगल, ये क्राइम होगा। लेकिन अभी जो मैंने एग्जांपल लिया कि दिल्ली विश्वविद्यालय में बच्चों ने दाखिला लिया, अलग दूसरे राज्यों के बच्चों ने, और वो जब दिल्ली में आए और उन्होंने यहाँ पर PG या कोई रूम रेंट पर लेकर रहे, तो रूम का मालिक कोई और था, जो रूम का लैंडलॉर्ड था, अधिकार उसका था रहने का, लेकिन उसने वो रूम किराए पर जब बच्चों को दिया तो अधिकार ट्रांसफर हो गया। अब जो मकान मालिक है, वो मकान मालिक उस मकान को जब एक रिटर्न एग्रीमेंट से किसी और को किराए पर देता है, तो जिसने किराए पर लिया वो उस मकान में जब रहेगा तो उस मकान में रहने के बदले में मकान मालिक को रेंट पे करेगा। बच्चों, इसको हम रॉयल्टी कह सकते हैं, क्योंकि मकान में रहने का अधिकार किसका है? मकान मालिक का। उसमें रह कौन रहा है? कोई और। तो वो जो कोई रह रहा है, दूसरा जो टेनेंट है, वो इस मकान में रहने के बदले में मकान मालिक को रेंट या रॉयल्टी पे करेगा। इसी तरह से बच्चों, भारत में जितने भी प्राकृतिक साधन है उसकी मालिक सिर्फ सरकार है। भारत का संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहता है कि भारत के नेचुरल रिसोर्सेस पर अधिकार भारत सरकार का है। अब सरकार का अधिकार है, लेकिन सरकार नेचुरल रिसोर्सेस का जो एक्सट्रैक्शन है, इसका टेंडर निकालती है, और अलग अलग कंपनीज जब टेंडर भरती हैं, टेंडर फिल करती हैं,
तो सरकार किसी एक कंपनी को वो टेंडर दे देती है। अब मान लीजिए सरकार ने कोल माइन का टेंडर निकाला और जब अलग अलग कंपनी ने अप्लाई करा तो एक कंपनी थी ए लिमिटेड, उसको सरकार से वो टेंडर मिल गया। अब सरकार ने कोल माइन का टेंडर ए लिमिटेड को अगले 10 साल के लिए दिया और सरकार ने ए लिमिटेड से कहा कि अगले 10 साल तक तुम इस कोल माइन से कोल निकालो और जितना चाहो उतना कोल एक्सट्रैक्ट कर लो इस माइन में से। लेकिन कोल माइन किसकी है? सरकार की। तो कोल किसका? सरकार का। कोयला निकालने का अधिकार किसका? सरकार का। सरकार ने वो अधिकार किसको दिया? ए लिमिटेड को। तो सरकार के अधिकार का इस्तेमाल कौन कर रही है? ए लिमिटेड। सरकार के कोल निकालने का अधिकार सरकार ने एक रिटर्न एग्रीमेंट से ए लिमिटेड को दे दिया। तो ए लिमिटेड जब उस अधिकार का इस्तेमाल करेगी और कोल माइन से कोल निकालेगी तो उसे बदले में सरकार को रॉयल्टी पे करनी होगी। सरकार ने ए लिमिटेड से कहा ए लिमिटेड तुम जितना चाहो कोल निकालो, लेकिन कोल निकालने के सारे एक्सपेंसेस तुम्हारे होंगे, सारे प्रिपरेशंस तुमको करनी होंगी। लेकिन जब तुम ए लिमिटेड कोल निकालोगे तो कोल माइन से जब भी कोल बाहर आएगा तो पहले उसका वेट होगा और हर 1 टन कोल निकालने पर ए लिमिटेड तुम्हें सरकार को 5,000 रुपए पर टन रॉयल्टी पे करनी होगी, क्योंकि कोल माइन सरकार की, कोयला सरकार का, कोल निकालने का अधिकार सरकार का और सरकार ने वो अधिकार ए लिमिटेड को दे दिया। तो ए लिमिटेड वो कोयला फ्री में नहीं निकालेगी। ए लिमिटेड को कोल निकालने के बदले में हर 1 टन कोल के एक्सट्रैक्शन पर सरकार को 5,000 रुपए पर टन के हिसाब से रॉयल्टी पे करनी होगी। तो बच्चों मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको रॉयल्टी समझाना चाह रहा था। कुल मिलाकर निष्कर्ष ये निकला कि रॉयल्टी वो अमाउंट है जो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को पे करता है उसके अधिकारों को इस्तेमाल करने के बदले में। बच्चों ये तो एक ब्रीफ था, एक छोटा सा डिस्कशन था रॉयल्टी का। अब मैं आपको ये वापस आपको बता दूं कि हम कोई भी चैप्टर जब पढ़ेंगे तो स्टडी मटेरियल को, कौन से स्टडी मटेरियल को दोस्तों? जो ICMAI ने, इंस्टीट्यूट ने आपको प्रोवाइड करा है, उस स्टडी मटेरियल को हम स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे। बच्चों बाजार में चाहे 100 किताबें हो अकाउंट्स की, लेकिन हमारे लिए प्रायोरिटी पर इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल है। ICMAI की जो स्टडी मटेरियल है वो हमारे लिए मेन है, ग्रंथ है वो हमारे लिए। हम उसी को फॉलो करेंगे, उन्हीं के सीक्वेंस में पढ़ेंगे और उन्हीं की बुक के सारे क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे, चाहे वो सॉल्व हो चाहे वो अनसॉल्व हो। तो स्टडी मटेरियल को अगर हम देखें तो स्टडी नोट नंबर 8 रॉयल्टीज का जो सीक्वेंस है, इंस्टीट्यूट ने अपने स्टडी मटेरियल में स्टडी नोट नंबर 8 रॉयल्टीज में 3 कंटेंट्स रखे हैं। पूरा स्टडी मॉड्यूल 3 कंटेंट्स, पूरा स्टडी नोट नंबर 8 3 कंटेंट्स में है। स्टडी नोट नंबर 8 रॉयल्टीज के जो 3 कंटेंट्स हैं उनमें पहला कंटेंट है सम इंपॉर्टेंट टर्म्स यूज्ड इन दिस चैप्टर। बच्चों सम इंपॉर्टेंट टर्म्स, कुछ विशेष शब्द, ये पहला कंटेंट है स्टडी नोट नंबर 8 का, रॉयल्टीज का। इससे क्या मतलब है? देखो अकाउंट्स की खास बात है, अकाउंट्स में अगर आप कोई भी चैप्टर पढ़ते हो उस चैप्टर में ऐसे 5, 8, 10 शब्द इस्तेमाल होते हैं जो किसी और चैप्टर में यूज नहीं होते। बच्चों अकाउंट्स के हर चैप्टर में 8-10 ऐसे वर्ड, ऐसे शब्द होते हैं जो पर्टिकुलरली उसी चैप्टर के लिए बने होते हैं और वो शब्द उस चैप्टर की पहचान होते हैं, उसी चैप्टर में यूज होते हैं, किसी और चैप्टर में जनरली वो यूज नहीं होते और वो उस चैप्टर के इंपॉर्टेंट वर्ड्स, इंपॉर्टेंट टर्म्स होती हैं। इसी तरह से बच्चों जब आप रॉयल्टीज पढ़ेंगे तो सबसे पहले आपको पढ़ना होगा सम इंपॉर्टेंट टर्म्स और वर्ड्स specifically used in this study note or in this chapter। बच्चों ये जो शब्द हैं जो रॉयल्टी के चैप्टर में यूज हुए और नॉर्मली किसी और चैप्टर में यूज नहीं होंगे, बच्चों ये कुल मिलाकर 13 हैं। हम 1 by 1 इनको डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी मैं पहले पूरे कंटेंट्स आपसे डिस्कस कर लूं। तो कंटेंट नंबर 1 था बेटा सम इंपॉर्टेंट टर्म्स यूज्ड इन दिस चैप्टर। इसके बाद कंटेंट नंबर 2, कंटेंट नंबर 2 का नाम है पासिंग द रेलिवेंट जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ लेसी एंड इन द बुक्स ऑफ लैंडलॉर्ड। अब ये लेसी और लैंडलॉर्ड कौन है ये और बता दूं आपको। अभी मैंने एग्जांपल लिया था कि मिस्टर एक्स एक केमिस्ट्री के टीचर हैं, उन्होंने केमिस्ट्री की बुक लिखी और बुक लिखने के बाद उन्होंने उसको पब्लिश करने के लिए एक पब्लिशर को दे दिया। पहले उस किताब पर कॉपीराइट लिए, फिर उस कॉपीराइट को ट्रांसफर किया पब्लिशर को। बच्चों इसमें जो बुक लिखी मिस्टर एक्स ने,
तो बुक लिखने के बाद जब उस पर कॉपीराइट लिया तो बुक का कॉपी का अधिकार मिस्टर एक्स के पास है। एक्स अधिकारों के मालिक हैं। बच्चों अधिकारों के मालिक को, जो अधिकारों का मालिक है बच्चों, उसे हम लैंडलॉर्ड कहते हैं। लैंडलॉर्ड का मतलब सिर्फ जमीन का मालिक नहीं होता, यहां पर लैंडलॉर्ड से हमारा मतलब अधिकारों के मालिक से है। बच्चों लैंडलॉर्ड को हम लैंडलॉर्ड भी कह सकते हैं, उसे लेसर भी कह सकते हैं, और बच्चों इस एग्जाम्पल में वो ऑथर भी है। अब एक्स ने अपनी बुक को छापने का और बेचने का अधिकार किसको दिया? पब्लिशर को। पब्लिशर अब एक्स के अधिकारों का इस्तेमाल करेगा, तो पब्लिशर जो एक्स के अधिकारों का इस्तेमाल करेगा बच्चों, उसको हम लेसी कहते हैं, उसको हम इस एग्जाम्पल में पब्लिशर भी कह सकते हैं। तो अधिकारों के मालिक से मेरा मतलब है लैंडलॉर्ड, और अधिकारों को जो इस्तेमाल कर रहा है वो है लेसी। तो कंटेंट नंबर 2 का नाम था पासिंग द रेलिवेंट जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ लेसी एंड इन द बुक्स ऑफ लैंडलॉर्ड। बच्चों जो अधिकारों का इस्तेमाल कर रहा है लेसी, यानी कि मेरे एग्जाम्पल के अनुसार पब्लिशर, वो जर्नल एंट्रीज कैसे पास करेगा, और लैंडलॉर्ड जो अधिकारों का मालिक है, इनके ऑथर, वो जर्नल एंट्रीज कैसे पास करेगा। तो इन दोनों की बुक्स में जर्नल एंट्रीज कैसे पास होंगी ये हम डिस्कस करेंगे डिटेल में बच्चों कंटेंट नंबर 2 के अंदर। एक बात आपकी नॉलेज के लिए मैं आपको बता दूं, अगर आप सिलेबस 2016 में जो अब तक एग्जाम्स हुए हैं, सीएमए इंस्टीट्यूट ने जो एग्जाम्स कंडक्ट करे हैं बच्चों, सिलेबस 2016 का पहला एग्जाम 2017 जून में हुआ था। सिलेबस 16 का जो पहला एग्जाम था वो 2017 में हुआ था जून में। बच्चों वहां से लेकर अब तक जितने भी एग्जाम्स हुए हैं सीएमए इंस्टीट्यूट के ग्रुप 1 के अकाउंट्स के, अगर आप ध्यान से उनको देखें तो एक बार भी एग्जाम्स में जर्नल एंट्रीज नहीं आई। अगर आपके पास कहीं से आपको मिल पाए पुराने पेपर सिलेबस 2012 के, तो वहां पर भी अगर आप देखेंगे तो जर्नल एंट्रीज वहां पर भी नहीं थी। बच्चों इस चैप्टर से जर्नल एंट्रीज कभी नहीं आई, लेकिन अगर हम देखें तो स्टडी मटेरियल में हमेशा से रही हैं। बच्चों हम एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे, हम सिलेबस की तैयारी कर रहे हैं। हम अभी ये नहीं देखेंगे कि एग्जाम में क्या आता है और क्या नहीं आता, हम देखेंगे सिलेबस में क्या है। तो जो स्टडी मटेरियल में जो भी कुछ लिखा हुआ है वो सब हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम स्टडी मटेरियल के हिसाब से प्रिपरेशन करेंगे तो एग्जाम तो कवर हो ही जाएगा, लेकिन हमारी नॉलेज एनहांस हो जाएगी, हमारी इंफॉर्मेशन एनहांस होंगी, हमारा पूरा पकड़ होगा पूरे सब्जेक्ट के ऊपर और सारे टॉपिक्स के ऊपर। तो बच्चों मैं आपको बता रहा था कि स्टडी नोट नंबर 8 रॉयल्टीज में 3 कंटेंट हैं। पहला था सम इंपॉर्टेंट टर्म्स, वो खास शब्द जो इस चैप्टर में इस्तेमाल होंगे। उसके बाद है जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ लेसी, यानी कि जो अधिकार इस्तेमाल करता है, और जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ लैंडलॉर्ड, जो अधिकारों का मालिक है। इसके बाद बच्चों सबसे जो लास्ट, जो तीसरा और आखिरी कंटेंट है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम्स में आता है, अगर फुल फ्लैज क्वेश्चन आया 6 नंबर, 8 नंबर, 10 नंबर, 12 नंबर का, तो कंटेंट नंबर 3 से आएगा, और वो है लेजर अकाउंट्स। बच्चों तीसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट कंटेंट, लेजर अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ लेसी एंड इन द बुक्स ऑफ लैंडलॉर्ड। एग्जाम्स में लेजर अकाउंट्स ही आते हैं। देखो बच्चों, अगर या तो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आएगा, ऑब्जेक्टिव में हो सकता है कि रॉयल्टीज एमसीक्यूज में आ जाए, रॉयल्टीज फिल इन द ब्लैंक्स में आ जाए, कोई क्वेश्चन 1 नंबर का मैचिंग में आ जाए, कोई ट्रू फॉल्स में आ जाए, वो एक अलग बात है। लेकिन अगर फुल फ्लैज क्वेश्चन आया, प्रैक्टिकल बड़ा क्वेश्चन 6 नंबर, 8 नंबर, 10 नंबर का, 12 नंबर का, तो बच्चों वो लेजर का आएगा। लेजर किसी की भी बुक में आ सकते हैं। लेजर अकाउंट्स आपको लेसी की बुक में बनाने के लिए आ सकते हैं, लेजर अकाउंट्स आपको लैंडलॉर्ड की बुक में बनाने के लिए आ सकते हैं। हो सकता है कि क्वेश्चन ज्यादा मार्क्स का आ जाए और आपको लेजर अकाउंट्स एक क्वेश्चन में दोनों की बुक्स में बना के दिखाने हो, लेसी की बुक में भी और लैंडलॉर्ड की बुक में भी, कुछ भी हो सकता है। हाँ, अगर आप मुझसे पूछें कि एग्जाम में अब तक क्या हुआ, तो अब तक लेजर अकाउंट्स आए हैं, और वो भी लेसी की बुक में। मैंने जो देखा, तो मैंने देखा कि हमेशा लेजर अकाउंट्स आए एग्जाम्स में, और नॉर्मली लेसी की बुक ही बनाने के लिए आई है। लेकिन ये बातें मैं आपको बता तो रहा हूँ आपकी नॉलेज के लिए, लेकिन बात वहीं आके ख़त्म होती है कि हम स्टडी मटेरियल के हिसाब से स्टडी नोट नंबर 8 के पहले पन्ने से लेकर आखिरी पन्ने तक जो भी कुछ लिखा हुआ है वो सारा डिस्कस करेंगे। तो अब हम इंस्टीट्यूट का जो स्टडी मटेरियल है उसमें जो 3 कंटेंट्स हैं, एक बार उन तीनों कंटेंट्स को देख लेते हैं। देखिएगा दोस्तों, स्टडी नोट नंबर 8 रॉयल्टीज। कंटेंट्स में कंटेंट्स, पहला सम इंपॉर्टेंट टर्म्स,
जो मैं आपको अभी बता रहा था कि सम इंपॉर्टेंट टर्म्स यूज्ड इन दिस चैप्टर। उसके बाद सेकंड कंटेंट, पासिंग द रेलिवेंट जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ लेसी एंड इन द बुक्स ऑफ लैंडलॉर्ड। लेसी जो अधिकारों को इस्तेमाल करता है और लैंडलॉर्ड बच्चों जो अधिकारों का मालिक है। उसके बाद दोस्तों इसमें तीसरा कंटेंट है प्रिपरेशन ऑफ नेसेसरी लेजर अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ लेसी एंड इन द बुक्स ऑफ लैंडलॉर्ड। तो ये 3 कंटेंट है इस चैप्टर में। हम लोग एक के बाद एक इनको सीक्वेंस में डिस्कस करेंगे। पहले इंपॉर्टेंट टर्म्स हम डिस्कस करेंगे जो कि 13 हैं, 13। उसके बाद नंबर 2 पर जनरल एंट्रीज और नंबर 3 पर लेजर अकाउंट्स। और बच्चों जब लेजर अकाउंट डिस्कस कर लेंगे तो उसके बाद हमारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन से स्टार्ट होंगे जो कि 5 सॉल्यूशंस के साथ हैं और 2 विदाउट सॉल्यूशंस हैं। टोटल 7 क्वेश्चन है स्टडी मटेरियल में। चलो बच्चों, पहला कंटेंट डिस्कस करने से पहले एक बार उन टर्म्स को एक साथ देख लेते हैं। देखिएगा, सम इंपॉर्टेंट टर्म्स। फर्स्ट इज रॉयल्टी। बच्चों रॉयल्टी मैंने आपको समझा दिया, रॉयल्टी मैंने आपको बता दिया, लेकिन एक बार हम इसको स्टडी मटेरियल में जिस भाषा का इस्तेमाल किया गया, स्टडी मॉड्यूल में जिस तरह से इसको समझाया गया, एक बार वो भी देखेंगे हम। तो पहले एक बार ये सारे वर्ड्स एक साथ देख लीजिए, इसके बाद हम इनको दोबारा से थोड़ा थोड़ा करके डिस्कस करेंगे। सेकंड वर्ड है बच्चों लैंडलॉर्ड, यानी कि अधिकारों का मालिक। थर्ड है लेसी, जो अधिकारों का इस्तेमाल करता है। फोर्थ है मिनिमम रेंट। ये मैं आपसे डिस्कस करूंगा जब यहां तक पहुंचूंगा। अभी हम रॉयल्टी से एक बार डिस्कशन दोबारा से शुरू करेंगे, तो सिर्फ आप वो टर्म्स देख लीजिए अभी एक साथ कि ये कुल टर्म्स कितनी हैं, इनके नाम क्या हैं, फिर इनको एक एक करके डिस्कस करना शुरू करेंगे। बच्चों फिफ्थ टर्म है शॉर्ट वर्किंग्स, सिक्स्थ टर्म है एक्सेस वर्किंग्स, सेवेंथ वर्ड है रिक्रूटमेंट ऑफ शॉर्ट वर्किंग्स, एट्थ ट्रीटमेंट ऑफ शॉर्ट वर्किंग्स। बच्चों नाइन्थ फिक्स्ड राइट, 10th फ्लक्चुएटिंग राइट, 11th सबलीज, 12th ग्राउंड रेंट ऑब्लिक सरफेस रेंट, 13th स्ट्राइक एंड लॉकआउट। तो ये 13 वर्ड्स हैं बच्चों जो हमें डिस्कस करने हैं एक एक कर। बच्चों ये 13 कंटेंट्स आपने देखे ये 13 कंटेंट्स हैं जिससे पर बेस्ड आप जनरल एंट्रीज पास करेंगे और लेजर अकाउंट्स बनाएंगे। तो आप देखेंगे कि जब आप प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे तो इन्हीं कंटेंट्स की मदद से प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आप कर पाएंगे। अब ये जो बच्चों 13 कंटेंट्स मैंने कहा 13 जो वर्ड्स हैं, ये जो टर्म्स हैं, अब हम इनको 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। देखिए जो पहली 4 टर्म्स थी, जैसे आपको याद होगा, फर्स्ट टर्म था रॉयल्टी। उसके बाद जो हमने 3 लैंडलॉर्ड, लेसी, ये डिस्कस करा। तो ये मैं आपको एक बार दोबारा बता दूं, इनको 1 बाय 1 डिस्कस करने से पहले हम स्टडी मॉड्यूल की लैंग्वेज में इनको डिस्कस करेंगे। बच्चों रॉयल्टी, मैंने आपसे कहा कि जब एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के अधिकारों का इस्तेमाल करता है तो बदले में जो पेमेंट करेगा वो रॉयल्टी है। अब इसको इंस्टीट्यूट ने किस तरह से प्रेजेंट करा, देखिएगा प्लीज। रॉयल्टी, पहला टर्म है बच्चों रॉयल्टी। When the owner of an asset as a business arrangement may allows other party the right to use that asset against some consideration, such consideration is called royalty. बच्चों देखिएगा, इसमें मैं इसको मार्क करके समझाता हूं आपको। देखिएगा, when the owner of an asset, जब एक एसेट का मालिक एक बिजनेस अरेंजमेंट से मतलब है लीगल एग्रीमेंट के थ्रू में अलाउ करता है किसी दूसरी पार्टी को अधिकार टू यूज दैट एसेट, उस एसेट को इस्तेमाल करने का अधिकार। अगेंस्ट, किस चीज के अगेंस्ट में बच्चों? सम कंसीडरेशन। और बच्चों इस कंसीडरेशन को क्या कहते हैं हम? royalty. When the owner of an asset as a business arrangement may allows other party the right to use that asset, जब एक एसेट का मालिक एक लीगल एग्रीमेंट के थ्रू अपनी एसेट्स को इस्तेमाल करने का अधिकार किसी दूसरे व्यक्ति को देता है किसी कंसीडरेशन के बदले में, तो उस कंसीडरेशन को बच्चों रॉयल्टी कहते हैं। इज इट क्लियर? इसके बाद अगर रॉयल्टी हम दूसरे शब्दों में देखें तो इन अदर वर्ड्स रॉयल्टी इज द पेमेंट इन द नेचर ऑफ रेंट मेड बाय लेसी और टेनेंट टू अनदर पर्सन
called lessor or landlord for using certain rights or asset. देखिए बच्चों, in other words, royalty is the payment. Royalty is the payment in the nature of rent made by lessee to landlord फॉर यूजिंग सर्टेन राइट्स और एसेट्स. रॉयल्टी बच्चों एक पेमेंट है बतौर रेंट के, जो लेसी करता है, लेसी या टेनेंट पे करता है किसको? लैंडलॉर्ड को. क्यों? उसके अधिकारों को इस्तेमाल करने के बदले में. तो बच्चों ये हमने स्टडी मॉडल की लैंग्वेज में समझा कि रॉयल्टी एक पेमेंट है जो लेसी लैंडलॉर्ड को कर रहा है उसके अधिकारों को इस्तेमाल करने के बदले में, और वो अधिकार किससे बिलोंग करते हैं? टू द लेटर, यानी कि लैंडलॉर्ड से. इसके बाद एग्जाम्पल देखिएगा जो मैंने लिया था. मैंने एग्जाम्पल आपको एक पब्लिशर, एक ऑथर का लेके समझाया था. व्हेन अ पब्लिशर पब्लिशेस अ बुक, जब एक पब्लिशर एक बुक को पब्लिश करता है तो वो पेमेंट करता है किसको? ऑथर को. ही मेक्स अ पेमेंट टू द ऑथर बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ कॉपीज सोल्ड, नोन एज रॉयल्टी. देखिए जो किताबें बिकेंगी, मैंने एग्जाम्पल लिया था कि एक किताब के बिकने पर 50 रुपये रॉयल्टी. ऑथर और पब्लिशर के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ कि हर एक बुक के बिकने पर पब्लिशर ऑथर को 50 रुपये रॉयल्टी देगा. एक बात यहाँ पर ये डिस्कस कर लेते हैं कि ऐसा नहीं होगा कि जब एक किताब बिकेगी तो पब्लिशर जाके 50 रुपये ऑथर को देकर आएगा, या एक दिन में 3 किताबें बिकी तो उसने 3 को 50 से मल्टीप्लाई करा और वो 150 रुपये पब्लिशर ऑथर को देकर आ गया. ऐसा नहीं होगा. एक ड्यूरेशन, एक पीरियड फिक्स होगा कि इतने पीरियड तक जितनी बुक्स बिकेंगी उनको 50 रुपये से मल्टीप्लाई करके जो रॉयल्टी का अमाउंट बनेगा वो पब्लिशर ऑथर को देगा. फॉर एग्जाम्पल 1 साल. मान लीजिए कि जो एग्रीमेंट हुआ पब्लिशर ऑथर के बीच में, उस एग्रीमेंट में लिखा गया कि अकाउंट साल में एक बार क्लोज होंगे, हर साल 31 मार्च को. और जब उनके बीच में ये तय हुआ कि एक साल में एक बार अकाउंट्स क्लोज होंगे हर साल 31 मार्च को, तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 अप्रैल की सुबह से लेकर अगले साल 31 मार्च की शाम तक जितनी भी किताबें बिकेंगी उन बिकी हुई कॉपीज को 50 रुपये से मल्टीप्लाई करके जो रॉयल्टी का अमाउंट आएगा वो एक्चुअल रॉयल्टी कहलाएगा, और वो रॉयल्टी पब्लिशर ऑथर को 31 मार्च को पे करेगा. तो बच्चों जो एग्जांपल आप देख रहे हैं इसमें लिखा हुआ है कि व्हेन अ पब्लिशर पब्लिशेस अ बुक ही मेक्स अ पेमेंट टू द ऑथर बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ कॉपीज सोल्ड, नोन एज रॉयल्टी. तो जितनी भी कॉपीज बिकेंगी, जो नंबर ऑफ कॉपीज बिकेंगी, उनको मल्टीप्लाई करके पर कॉपी रॉयल्टी से जो अमाउंट आएगा वो पब्लिशर ऑथर को पे करेगा, उसे हम रॉयल्टी कहते हैं. तो मैं भी आपको समझा रहा था कि नॉर्मली एक ड्यूरेशन फिक्स होती है कि कितनी ड्यूरेशन के बाद अकाउंट्स क्लोज होंगे. तो मैंने एग्जांपल में लिया कि 1 साल ड्यूरेशन फिक्स हो गई. तो एग्जांपल लेके एक बार दोबारा देखिएगा कि मान लीजिए कि पूरे साल में 1000 किताबें बिकी, किसी एक साल में 1000 कॉपीज बाजार में बिकी, तो 1000 कॉपीज को हम रॉयल्टी पर बुक से मल्टीप्लाई करेंगे. मान लीजिए कि एक किताब के बिकने पर पब्लिशर ऑथर को जो रॉयल्टी पे करेगा वो 50 रुपये है, तो 50 रुपये इंटू 1000 इट इज़ 50,000. तो उस साल जो रॉयल्टी बनेगी वो बनेगी 50,000 रुपये जो पब्लिशर ऑथर को पे करेगा. तो बच्चों ये मैं एक बार आपको स्टडी मटेरियल की लैंग्वेज में समझा रहा था. ये जो आपने पीपीटी प्रेजेंटेशन देखा ये लैंग्वेज थी, ये प्रेजेंटेशन था स्टडी मटेरियल का. तो आपने रॉयल्टी को समझा, एक बार मैं पहले आपको समझा चुका था, फिर आपने एग्जाम्पल देखा जो मैं आपको पहले डिस्कस कर चुका हूं, पब्लिशर ऑथर का एग्जाम्पल. बच्चों इसके बाद एसेंशियल्स ऑफ रॉयल्टी. एसेंशियल्स ऑफ रॉयल्टी में हम डिस्कस करेंगे कि रॉयल्टी की विशेषताएं क्या हैं, वो कौन सी बातें हैं जिनसे पता चलता है कि हाँ ये रॉयल्टी है. किसी भी पेमेंट को रॉयल्टी कहने के लिए उसके इंपॉर्टेंट, उसके एसेंशियल कंपोनेंट्स क्या हैं, वन बाय वन देखिएगा. पहला, इट इज इन द टर्म्स ऑफ मनी. और रॉयल्टी जो पे होती है वो मनी यानी कि कैश में पे होगी. लेसी लैंडलॉर्ड के अधिकारों को इस्तेमाल करने के बदले में जब उसको रॉयल्टी पे करेगा तो वो इन टर्म्स ऑफ मनी, कैश या चेक की फॉर्म में पे करेगा. इट इज इन द नेचर ऑफ रेवेन्यू. दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. देखो बच्चों, अकाउंट्स कहता है कि हमारे पास जो भी पैसा आता है या हमारे पास से जो भी पैसा जाता है वो या तो रेवेन्यू होता है या फिर कैपिटल होता है. और ये डिस्टिंग्विश करना बहुत जरूरी है
क्योंकि अगर आने वाला पैसा रेवेन्यू नेचर का है तो, या फिर जाने वाला पैसा रेवेन्यू नेचर का, यानी कि जो पैसा आया या पैसा गया, पैसा आया तो रिसिट्स और गया तो पेमेंट। अगर रिसिट्स या पेमेंट दोनों ही रेवेन्यू नेचर के हैं तो बच्चों ये जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। रेवेन्यू रिसिट्स का मतलब होता है इनकम और रेवेन्यू पेमेंट्स का मतलब होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और रेवेन्यू रिसिट्स और रेवेन्यू पेमेंट प्रॉफिट एंड लॉस में जाते हैं और ये इनकम और एक्सपेंडिचर बनते हैं। बच्चों इसके विपरीत अगर रिसिट्स कैपिटल नेचर की है या एक्सपेंडिचर कैपिटल नेचर का, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ना जाकर बच्चों ये बैलेंस शीट में जाते हैं। तो जितनी भी रेवेन्यू नेचर के आइटम्स हैं वो जाती हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और जो कैपिटल आइटम्स हैं वो जाती हैं बैलेंस शीट में। रॉयल्टी के बारे में ये जानना बहुत जरूरी है कि इसका नेचर रेवेन्यू है, इसका मतलब इसका बैलेंस शीट से कोई ताल्लुक नहीं। अब लेसी जो रॉयल्टी दे रहा है लैंडलॉर्ड को, उसके लिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, वो उसको अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में शो करेगा। बच्चों लेसी दो जनरल एंट्रीज पास करेगा, एक रॉयल्टी पे करने की और रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, और एक उस रॉयल्टी को प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में ट्रांसफर करने की, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी। इसी तरह से जो रॉयल्टी ले रहा है लैंडलॉर्ड, उसके लिए भी रेवेन्यू रिसीट्स है, और लैंडलॉर्ड के लिए क्योंकि रेवेन्यू रिसीट्स है तो ये उसके लिए इनकम हुई। लैंडलॉर्ड जब रॉयल्टी रिसीव करेगा तो क्या रिसीव करेगा बच्चों? पैसा रिसीव करेगा, बैंक अकाउंट डेबिट। पैसा आए तो डेबिट, पैसा जाए तो क्रेडिट। लैंडलॉर्ड के पास जो अधिकारों का मालिक है उसके पास पैसा आया तो वो बैंक अकाउंट को डेबिट करेगा। पैसा किस नाम से आया? रॉयल्टी के नाम से, तो रॉयल्टी उसके लिए इनकम है। इनकम ऑलवेज क्रेडिट। तो लेसी एंट्री पास करेगा, सॉरी लैंडलॉर्ड एंट्री पास करेगा बैंक अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी अकाउंट। फिर इस रॉयल्टी को जिसको उसने अभी क्रेडिट करा इनकम मानकर, क्योंकि उसकी इनकम है, तो वो इसे प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में ट्रांसफर करेगा और एंट्री पास करेगा रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो दोस्तों ये बात क्लियर हो गई कि रॉयल्टी इज ऑलवेज रेवेन्यू। रेवेन्यू मीन्स रेवेन्यू, यानी कि ये एक इनकम और एक एक्सपेंडिचर है रेवेन्यू नेचर का। इसका ताल्लुक सिर्फ पीएनएल अकाउंट से, इसका बैलेंस शीट से कोई रिलेशन नहीं। लेने वाले के लिए रेवेन्यू रिसीट्स और देने वाले के लिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बच्चों इसके बाद तीसरा एसेंशियल है, इट इज द पेमेंट मेड अगेंस्ट द यूज ऑफ सर्टेन राइट्स और एसेट्स बिलोंग्स टू अदर। ये वो पेमेंट है जो एक व्यक्ति करता है दूसरे व्यक्ति को उसके अधिकारों को इस्तेमाल करने के बदले में। हमने कई बार डिस्कस करा। चौथा एसेंशियल, इट मे बी बेस्ड ऑन प्रोडक्शन और सेल्स। ये एक बार इसको हम डिस्कस करते हैं कि रॉयल्टी बेस्ड ऑन प्रोडक्शन भी हो सकती है और बेस्ड ऑन सेल्स भी। मैंने एग्जांपल लिया था ऑथर का और पब्लिशर का। जब ऑथर ने अपनी बुक छापने के लिए पब्लिशर को दी, ऑथर ने अपनी बुक जब पब्लिशर को दी, उस टाइम अगर ऑथर और पब्लिशर के बीच में एग्रीमेंट में ये क्लॉज डाला जाता कि रॉयल्टी बुक के बिकने पर नहीं, बुक के छपने पर होगी। अगर एग्रीमेंट में ये लिखा जाता है कि बुक बिके या ना बिके, बुक के छपते ही पब्लिशर ऑथर को 50 रुपए देगा। यानी कि पूरे साल में कितनी किताबें बिकी ये नहीं देखा जाएगा, बल्कि कितनी किताबें छपी, कितनी किताबें प्रिंट हुई ये देखा जाएगा। अगर बच्चों रॉयल्टी सेल्स पर ना होकर पब्लिकेशन पर होती, बुक के छपने पर होती, कि पूरे साल में जितनी बुक्स पब्लिश होंगी, जितनी बुक्स छपेंगी, उन पर रॉयल्टी कैलकुलेट होगी, तो इसे हम कहते हैं रॉयल्टी बेस्ड ऑन प्रोडक्शन। लेकिन दोस्तों अगर मान लीजिए उनके बीच में एग्रीमेंट ये हुआ कि भाई बुक के छपने से कुछ नहीं होता, बुक के बिकने पर रॉयल्टी होगी, जो किताबें बाजार में बिकेंगी, जितनी बिक जाएंगी बस उस पर रॉयल्टी पे होगी, तो ये कहलाता है रॉयल्टी बेस्ड ऑन सेल्स। तो मैं आपको समझा रहा था कि अगर बुक्स के प्रिंट होने पर रॉयल्टी पे होगी तो रॉयल्टी बेस्ड ऑन प्रोडक्शन, और अगर बुक्स के बिक्री पर रॉयल्टी पे होगी तो रॉयल्टी बेस्ड ऑन सेल्स। इसके बाद अगला जो पॉइंट है ये मैं डिस्कस कर चुका हूं आपके साथ। इट इज द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर फॉर द लेसी और टेनेंट एंड डेबिट टू पीएनएल अकाउंट। अभी डिस्कस किया था मैंने ऊपर कि लेसी जो अधिकारों का इस्तेमाल कर रहा है वो जब रॉयल्टी पे करेगा तो रॉयल्टी पे करना उसके लिए एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है दोस्तों, और वो इसको अपने प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में शो करेगा। और इसके बाद लास्ट एसेंशियल, इट इज द रेवेन्यू रिसीट्स। ये एक रेवेन्यू रिसीट्स है या इनकम है, किसके लिए? लैंडलॉर्ड के लिए, लेसर के लिए, जो अधिकारों का मालिक है, और वो इस इनकम को क्रेडिट करेगा अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो बच्चों ये थे एसेंशियल्स ऑफ रॉयल्टी। रॉयल्टी डिस्कस करने के बाद अब हम आगे देखते हैं। देखिए
इस चैप्टर में बच्चों स्टडी नंबर 8 रॉयल्टीज में आपको समझ में आ गया होगा अब तक कि दो पार्टीज हैं, सभी लेन देन इन दो लोगों के बीच में हो रहे हैं, एक लैंडलॉर्ड एक लेसी। तो देखिएगा, जनरली देयर आर टू पार्टीज इन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ रॉयल्टी। फर्स्ट इज लेसी। लेसी को हम चार नामों से बुला सकते हैं, लेसी, टेनेंट, लाइसेंसी, पब्लिशर। लेसी जो अधिकारों का इस्तेमाल कर रहा है। टेनेंट हम कह सकते हैं कि किसी ने मकान किराए पर लिया और वो मकान किसी और का है, तो उसमें जिसका वो मकान है रहने का अधिकार उसका, लेकिन अब किराएदार ने जब मकान किराए पर लिया तो उस अधिकार का इस्तेमाल किराएदार कर रहा है, तो वो टेनेंट कहलाएगा और बदले में रेंट या रॉयल्टी पे करेगा। तीसरा बच्चों इसमें नाम था उसका लाइसेंसी। चौथा पब्लिशर। तो पहली पार्टी लेसी, टेनेंट, लाइसेंसी, पब्लिशर, और दूसरी पार्टी लेसर। लेसी का अपोजिट लेसर, टेनेंट का अपोजिट लैंडलॉर्ड, लाइसेंसी का अपोजिट लाइसेंसर और पब्लिशर का अपोजिट ऑथर। तो बच्चों इसमें जो रॉयल्टी पे कर रहा है उसको भी उसके चार नाम है, लेसी, टेनेंट, लाइसेंसी, पब्लिशर। और जो रॉयल्टी रिसीव कर रहा है, जो अधिकारों का मालिक है, उसके भी चार नाम है, लेसर, लैंडलॉर्ड, लाइसेंसर, ऑथर। अब हम जो मैंने आपसे कहा था कि इस चैप्टर में 13 टर्म्स हैं, उनमें से एक टर्म हमने अभी डिस्कस करी जिसका नाम था रॉयल्टी, जो कि एक पेमेंट है। उसके बाद हम सेकंड और जो थर्ड टर्म है वो अभी आप देख रहे हैं, सेकंड टर्म में हम डिस्कस करेंगे लैंडलॉर्ड और थर्ड टर्म में हम डिस्कस करेंगे लेसी। लैंडलॉर्ड, देखिए लैंडलॉर्ड यहां पर कौन है? अधिकारों का मालिक। और जो अधिकारों का मालिक है, जब वो अपने अधिकार किसी और को देगा इस्तेमाल करने के लिए, तो बदले में क्या रिसीव करेगा? रॉयल्टी। तो लैंडलॉर्ड इट इज और ही इज द पर्सन हु रिसीव्स द अमाउंट एज रॉयल्टी। वो व्यक्ति जो अमाउंट रिसीव करता है बतौर रॉयल्टी के इज कॉल्ड लैंडलॉर्ड, लेसर, लाइसेंसर, ऑथर। वो व्यक्ति, वो पर्सन जो अमाउंट रिसीव कर रहा है बतौर रॉयल्टी के नाम से जो पैसा रिसीव करता है, उसे लैंडलॉर्ड, लेसर, लाइसेंसर या ऑथर कहते हैं। तीसरी टर्म है लेसी। द पर्सन हु पेज द अमाउंट एज रॉयल्टी इज कॉल्ड लेसी, लाइसेंसी, टेनेंट, पब्लिशर। वो व्यक्ति जो पैसा दे रहा है, जो अधिकारों का इस्तेमाल करता है और उसके बदले में जो अमाउंट वो पे करता है, उसे रॉयल्टी कहते हैं। और वो रॉयल्टी पे करने वाला व्यक्ति लेसी, लाइसेंसी, टेनेंट या पब्लिशर कहलाता है। इसके बाद बच्चों चौथी टर्म है मिनिमम रेंट। मिनिमम रेंट तो बैकबोन है बच्चों, स्पाइनल कोड है इस चैप्टर की। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे मिनिमम रेंट को, क्योंकि अब आगे का सब कुछ इसी पर बेस्ड है। बच्चों ये मिनिमम रेंट बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है। मैंने आपसे कहा था जैसे कि आगे का पूरा चैप्टर इसी पर बेस्ड है। देखो उस एग्जांपल पर हम वापस चलते हैं जो हमने ऑथर का और पब्लिशर का लिया था। मैंने उस एग्जांपल में आपसे कहा था कि ऑथर ने, केमिस्ट्री के एक टीचर ने केमिस्ट्री की बुक लिखी और उस बुक को लिखने के बाद उस पर कॉपीराइट लिया और कॉपीराइट लेने के बाद उसको पब्लिशर को दिया। पब्लिशर उनकी बुक को छापने के लिए राजी था। उनके बीच में एक एग्रीमेंट हुआ कि पूरे एक साल में, मैंने आपसे कहा था कि वो एग्रीमेंट में उन्होंने लिखा कि वो एक साल में एक बार अकाउंट्स क्लोज करेंगे। एग्रीमेंट में लिखा गया कि पूरे एक साल में 1 अप्रैल की सुबह से लेकर 31 मार्च की शाम तक पूरे एक साल में जितनी भी किताबें बिकेंगी, उन बिकी हुई कॉपीज को 50 रुपए से मल्टीप्लाई किया जाएगा और 50 रुपए से मल्टीप्लाई करने के बाद जो अमाउंट आएगा उसे हम कहेंगे एक्चुअल रॉयल्टी। मैं एक बार दोबारा बता दूं कि एक साल में उन्होंने ये तय करा था कि वो एक साल में एक बार अकाउंट्स क्लोज करेंगे, हर साल 31 मार्च को। तो बच्चों एक साल में पूरे 365 दिन में जितनी भी बुक की कॉपीज बिकेंगी, उन बिकी हुई कॉपीज को 50 रुपए पर कॉपी से मल्टीप्लाई करने के बाद एक्चुअल रॉयल्टी का अमाउंट आएगा। वो कितना भी हो, वो एक्चुअल रॉयल्टी पब्लिशर ऑथर को पे करेगा। ये एग्रीमेंट में लिखा गया। इसके बाद ऑथर ने क्वेश्चन रेज करा। ऑथर ने पब्लिशर से कहा कि पब्लिशर ये बताओ कि तुम मुझे हर एक किताब के बिकने पर 50 रुपए रॉयल्टी दोगे। अगर मान लो पूरे साल में मेरी सिर्फ 100 किताबें बिकी, पूरे साल में मात्र 100 किताबें बिकी, तो मुझे रॉयल्टी कितनी दोगे? पब्लिशर बोला कितनी? 100 किताबें इंटू 50 रुपए, 5,000 रुपए। ऑथर बोला कि मैंने इतनी मेहनत से 2-3 साल कड़ी मेहनत करके इतनी अच्छी किताब लिखी, इसलिए कि मुझे एक साल में 5,000 रुपए मिले। ऑथर बोला कि ये तो ठीक बात नहीं है। पब्लिशर ने कहा लेकिन अभी तो हमारे बीच में एग्रीमेंट हुआ कि हर एक किताब के बिकने पर 50 रुपए की रॉयल्टी पे होगी। ऑथर बोला वो ठीक है कि 50 रुपए पर बुक रॉयल्टी होगी,
लेकिन इन टोटल 5,000, ये तो ठीक नहीं है। पब्लिशर ने पूछा ऑथर से फिर क्या चाहते हो? ऑथर बोला मैं ये चाहता हूं कि मेरा कुछ मिनिमम अमाउंट फिक्स हो जाए, मुझे किसी एक मिनिमम अमाउंट की गारंटी दी जाए कि मुझे किसी भी साल उससे कम रॉयल्टी नहीं मिलेगी। ऑथर चाहता है कि वो ठीक है, हर एक किताब के बिकने पर उसको रॉयल्टी 50 रुपये मिलेगी, वो बात सही है, लेकिन ऑथर ये चाहता है कि कुछ मिनिमम फिक्स हो। ऑथर ने पब्लिशर से कहा कि पब्लिशर तुम्हारे पास तो बहुत सारे पब्लिकेशंस हैं, बड़ी सारी किताबें तुम छापते हो, बड़ी सारी किताबें बेचते हो, बड़े सारे ऑथर्स हैं तुम्हारे पास, तुम्हारे लिए तो इनकम का एक बड़ा सोर्स है, लेकिन ये बताओ कि मेरे पास तो एक ही किताब है, अगर तुमने इसको बेचने में दम ना लगाया और तुमने अगर इसको बेचने पे ज्यादा मेहनत नहीं करी और ज्यादा किताबें नहीं बिकी तो मेरी तो रॉयल्टी बहुत कम बनेगी। तो फिर मैं तुमको क्यों दूं एक बुक, मैं किसी और को क्यों ना दूं, मैं किसी और पब्लिशर से क्यों ना प्रिंट कराऊं? मुझे सेफ्टी सिक्योरिटी चाहिए, मुझे एक सिक्योर्ड अमाउंट चाहिए। मैं चाहता हूं कि मेरा अमाउंट मुझे पता हो कि किसी भी कीमत पर किसी भी हालत में इससे कम नहीं होगा। ऑथर चाहता है कि पब्लिशर उसे हर एक किताब के बिकने पर 50 रुपए दे, वो ठीक बात है, लेकिन वो एक पर्टिकुलर अमाउंट फिक्स करे और उस बात की गारंटी दे कि वो उस पर्टिकुलर अमाउंट से कम किसी भी साल ऑथर को नहीं देगा। इसे कहते हैं मिनिमम रॉयल्टी। इसके 4 नाम हैं: मिनिमम रॉयल्टी, मिनिमम रेंट, डेड रेंट, रॉक रेंट। पब्लिशर ने कहा अच्छा ये बताओ वो तुम्हारे हिसाब से मिनिमम कितना होना चाहिए? पब्लिशर ऑथर ने बहुत देर इस पर बहस करी और काफी लंबी बहस के बाद, एक लंबे निगोशिएशन के बाद यह तय हुआ कि पब्लिशर ऑथर को किसी भी साल 50,000 रुपए से कम रॉयल्टी नहीं देगा। ऑथर और पब्लिशर के बीच में जो एक रिटर्न एग्रीमेंट हुआ था, उस एग्रीमेंट में यह क्लॉज भी डाला गया कि किसी भी साल रॉयल्टी का अमाउंट 50,000 से कम नहीं होगा। गारंटी बच्चों मिनिमम की दी गई है, मैक्सिमम की नहीं। मैं आपको इसे समझाता हूं, सुनिएगा आप। मैंने एग्जांपल में कहा कि मिनिमम रॉयल्टी 50,000 है। देखिए, मान लीजिए ये मेरा लेफ्ट हैंड है और ये मिनिमम रॉयल्टी है जो कि 50,000 रुपए है। इससे कम रॉयल्टी पब्लिशर ऑथर को नहीं देगा, ये मिनिमम है जो फिक्स हो गया 50,000। अब क्या होगा? पूरे साल में जो किताबें बिकेंगी, 1 अप्रैल की सुबह से लेकर 31 मार्च की शाम तक जो किताबें बिकेंगी, उन बिकी हुई किताबों को पहले 50 रुपए पर किताब से मल्टीप्लाई करके एक्चुअल रॉयल्टी का अमाउंट निकाला जाएगा। एक्चुअल रॉयल्टी का अमाउंट जो भी आएगा उसे कंपेयर किया जाएगा मिनिमम रॉयल्टी से। एज्यूम करिए ये मिनिमम रॉयल्टी जो कि फिक्स है 50,000 और ये एक्चुअल रॉयल्टी जो मेरा राइट हैंड है। पूरे साल में जो किताबें बिकी, उन बिकी हुई किताबों को 50 रुपए से मल्टीप्लाई करा, एक्चुअल रॉयल्टी का अमाउंट आया। एक्चुअल रॉयल्टी बच्चों, अगर एक्चुअल रॉयल्टी जस्ट इक्वल टू मिनिमम रॉयल्टी है, बाई चांस ऐसा हुआ कि मिनिमम 50,000 था और जो किताबें पूरे साल में बिकी, एज्यूम करो वो 1,000 है, और 1,000 किताबें जब बिकी पूरे साल में, उनको 50 से मल्टीप्लाई करा तो एक्चुअल रॉयल्टी बनी 50,000। तो मिनिमम भी 50 और एक्चुअल भी 50। तो बच्चों एक्चुअल पे होगा, एक्चुअल पे हो या मिनिमम पे हो एक ही बात है, क्योंकि दोनों बराबर हैं। तो एक्चुअल और मिनिमम अगर इक्वल हो तो एक्चुअल पे होगा। केस 2, अगर मान लीजिए एक्चुअल रॉयल्टी ज्यादा बनी, एज्यूम करिए पूरे साल में 1200 किताबें बिकी, तो 1200 किताबें बिकने का मतलब है कि 1200 किताबें इंटू 50 रुपए, यानी कि रॉयल्टी बनी 60,000। मिनिमम फिक्स है 50,000, एक्चुअल 1200 किताबें बिकी, 1200 किताबों को जब 50 रुपए से मल्टीप्लाई करा तो एक्चुअल रॉयल्टी बनी 60,000। एक्चुअल 60,000, मिनिमम 50, एक्चुअल बनी 60। 1200 किताबें इंटू 50 रुपए 60,000। तो बच्चों इस केस में पब्लिशर ऑथर को 60,000 पे करेगा। मिनिमम से कम नहीं दे सकता, लेकिन मिनिमम से ज्यादा दे सकता है। गारंटी बच्चों मिनिमम की गारंटी है, मैक्सिमम की गारंटी नहीं है। मैक्सिमम कितना भी हो सकता है। तो एग्जांपल ले रहा था कि अगर मिनिमम रॉयल्टी 50,000 और एक्चुअल बनी 60, तो 60 पे होगी। तीसरा एग्जांपल, एज्यूम करो कि पूरे साल में सिर्फ 700 किताबें बिकी। अब पूरे साल में अगर 700 किताबें बिकी हैं, तो 700 किताबें जो पूरे साल में बिकी, उनको जब मैंने पर बुक रॉयल्टी 50 रुपए से मल्टीप्लाई करा 700 को, तो रॉयल्टी बनी 35,000, 35,000। अब ये 35,000 रॉयल्टी बनी एक्चुअल, जबकि मिनिमम 50 है, 50 से कम नहीं दे सकते। मिनिमम रॉयल्टी उनके क्लॉज डाला गया उनके एग्रीमेंट में कि किसी भी साल रॉयल्टी 50,000 से कम नहीं होगी। बुक्स बिकी 700 को जब 35 रुपए से मल्टीप्लाई करा तो रॉयल्टी बनी, 700 किताबों को जब 50 रुपए से मल्टीप्लाई करा, पर बुक रॉयल्टी 50 रुपए है, 700 किताबें बिकी हैं। जब 700 किताबों को 50 से मल्टीप्लाई करा तो एक्चुअल रॉयल्टी बनी 35,000।
मिनिमम 50, एक्चुअल 35, मिनिमम 50,000, एक्चुअल 35। तो बच्चों हमें मालूम है कि पब्लिशर ऑथर को मिनिमम से कम नहीं देगा, 50,000 देगा, जबकि बना 35 है। तो जो जायज जो एक्चुअल रॉयल्टी है बच्चों वो 35,000 है, देना 50 है, 15,000 का गैप आ गया। ये गैप, ये जो 15,000 शॉर्टेज है, ये लेसी यानी कि पब्लिशर अपने पास से ऑथर को पे करेगा। बच्चों जो 50,000 मैंने एग्जांपल लिया ये मिनिमम रेंट है, और जो मैंने एग्जांपल लिया कि अभी एक्चुअल बनी 35,000, तो पे करेगा 50, 15 अपनी पॉकेट से। बच्चों इस 15,000 को हम कहते हैं शॉर्ट वर्किंग्स। अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, इसको हम कहते हैं शॉर्ट वर्किंग्स। और इससे पहले मैंने एग्जांपल लिया कि मान लो पूरे साल में 1200 किताबें बिकी, और 1200 किताबों को जब 50 से मल्टीप्लाई करा तो रॉयल्टी बनी 60,000, मिनिमम 50, एक्चुअल बनी 60। तो जो 10,000 बच्चों ज्यादा है, मिनिमम 50, एक्चुअल 60, ये जो 10,000 का गैप है, जो ज्यादा बनी 10,000, इसको हम कहते हैं बच्चों एक्सेस वर्किंग। तो जो फिक्स हुआ कि इससे कम नहीं पे होगा, ये मिनिमम रॉयल्टी, मिनिमम रेंट है। अगर एक्चुअल कम बनी, एक्चुअल कम, तो एक्चुअल और मिनिमम के बीच का जो गैप है इसे कहते हैं शॉर्ट वर्किंग्स। और अगर मिनिमम 50 और एक्चुअल बनी 60,000, तो ये जो 10,000 का गैप है बच्चों, इसे कहते हैं एक्सेस वर्किंग्स। तो मैं आपको ये बता रहा था कि लेसी और लैंडलॉर्ड के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ, उसमें अगर कुछ मिनिमम अमाउंट फिक्स हुआ है और लैंडलॉर्ड चाहता है, यानी कि ऑथर चाहता है कि उसे इस मिनिमम से कम ना मिले, भले इससे ज्यादा मिल जाए लेकिन इससे कम ना मिले, वो चाहता है कि मुझे मालूम हो कि लेसी चाहे काम चले या ना चले, पब्लिशर चाहे तुम किताब बेच पाओ या ना बेच पाओ, मुझे एक सुकून की नींद आए कि मुझे इतना अमाउंट तो पक्का मिलेगा, किसी भी वर्स्ट सिचुएशन में मुझे इससे कम नहीं 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 मिलेगा। उसे कहते हैं बच्चों मिनिमम। वो मिनिमम फिक्स करवाता है इसलिए ताकि वो एश्योर हो जाए कि इससे कम कभी नहीं मिलेगा। और बच्चों अगर मान लो एक्चुअल रॉयल्टी, एक्चुअल कैसे निकालेंगे मैंने आपको बता दिया कि पूरे साल में जो किताबें बिकेंगी उन्हें पर बुक से मल्टीप्लाई करके रॉयल्टी से, जो किताबें पूरे साल में बिकी उनको पर किताब पर बुक की रॉयल्टी से मल्टीप्लाई करके एक्चुअल रॉयल्टी का अमाउंट निकाला। अगर बच्चों एक्चुअल मिनिमम से कम है तो डिफरेंस को शॉर्ट वर्किंग्स कहते हैं, अगर एक्चुअल मिनिमम से ज्यादा है तो डिफरेंस को एक्सेस वर्किंग कहते हैं। अभी जो टर्मिनोलॉजी है इस चैप्टर की, जो 13 टर्म्स, जो 13 वर्ड्स हैं, उसमें अभी हमारा 4th चल रहा है मिनिमम रेंट। इसके बाद 5th जो होगा उसका नाम है शॉर्ट वर्किंग्स, मैंने आपसे डिस्कस कर लिया। 6th एक्सेस वर्किंग्स मैंने आपसे डिस्कस कर लिया, अभी हम इसे दोबारा डिस्कस करेंगे। इसके बाद बच्चों अगला टर्म है रिक्रूटमेंट ऑफ शॉर्ट वर्किंग्स। ये एक एग्जांपल के थ्रू पहले मैं पूरा समझा दूं, फिर जो स्टडी मटेरियल में इनके बारे में लिखा हुआ है वो दिखाऊंगा आपको, उसके थ्रू समझाऊंगा। लेकिन एक बार पहले हम इसको समझ लें, एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो मैंने अभी आपको बताया कि मिनिमम रॉयल्टी का अमाउंट उनके एग्रीमेंट में फिक्स किया जाता है। एक्चुअल अगर मिनिमम से कम बने तो मिनिमम पे होगा और डिफरेंस शॉर्ट वर्किंग्स कहलाएगा। एक्चुअल अगर मिनिमम से ज्यादा बने तो एक्चुअल पे होगा और डिफरेंस एक्सेस वर्किंग्स कहलाएगा। अब इसके बाद आगे की कहानी सुनिएगा। पब्लिशर ने ऑथर से कहा कि ऑथर एक बात बताओ, हर एक किताब पर तुम 50 रुपए लोगे, ये फिक्स हो गया। फिर तुमने मुझसे कहा कि भाई अगर मान लो किसी साल किताबें कम बिकी तो रॉयल्टी कम बनेगी। तो तुमने, पब्लिशर ऑथर से कह रहा है कि ऑथर तुमने कहा कि भाई अगर किसी साल रॉयल्टी कम बनी तो तुमको कम मिलेगी, तो तुम चाहते थे कि कुछ मिनिमम फिक्स हो जाए और इस बात की एश्योरेंस हो जाए कि किसी भी साल तुम्हें इस पर्टिकुलर अमाउंट से कम नहीं मिलेगा। चलो मैं राजी हो गया, मैंने तुम्हारी बात मान ली और मिनिमम फिक्स कर दिया 50,000। पब्लिशर ऑथर से कह रहा है कि ऑथर मैंने तुम्हारे कहने पर 50,000 रुपये मिनिमम फिक्स कर दिया कि मैं तुम्हें किसी भी साल 50,000 से कम नहीं दूंगा। लेकिन एक बात बताओ, एग्जाम्पल लेके समझा रहा है पब्लिशर ऑथर को। पब्लिशर कह रहा है ऑथर एक बात बताओ, मिनिमम 50,000 फिक्स हो गया, लेकिन मान लो अगर किसी साल तुम्हारा एक्चुअल, जो असलियत में तुम्हारी किताबें बिकेंगी, और जब मैं उन्हें 50 रुपए से मल्टीप्लाई करके एक्चुअल रॉयल्टी निकालूंगा, मान लो किसी साल तुम्हारा एक्चुअल मिनिमम से कम बना, फॉर एग्जांपल मिनिमम 50,000 और एक्चुअल बना तुम्हारा 35,000, तो मैं तुम्हें कितना दूंगा? ऑथर बोला ऑब्वियसली तुम मुझे 50,000 दोगे क्योंकि 50,000 से कम मैं नहीं लूंगा। ऑथर, पब्लिशर बोला ठीक है मैं तुम्हें 50,000 दूंगा, बना तुम्हारा एक्चुअल 35, दूंगा 50, जो 15 का गैप है मैं अपनी जेब से दे दूंगा, जो कि शॉर्ट वर्किंग्स है। लेकिन ऑथर एक बात बताओ, अगर उसके अगले साल एक्चुअल मिनिमम से ज्यादा बनी
मिनिमम से एक्चुअल ज्यादा बनी यानी कि एक्सेस वर्किंग है, तो मैं तुम्हें फॉर एग्जांपल 60,000 बनी तो मैं तुम्हें कितना दूंगा? ऑथर बोला ऑब्वियसली 60,000। पब्लिशर बोला नहीं। पिछले साल 35 बना तो मैंने 50 दिया, 15,000 अपनी जेब से दिया। अगले साल अगर मान लो एक्चुअल ज्यादा बना, तो ये जो एक्चुअल ज्यादा है, ये जो एक्सेस वर्किंग है, ये मैं तुम्हें कैश में ना पे कर पिछले साल जो मुझे शॉर्ट वर्किंग से लॉस हुआ था, पिछले साल जो मुझे नुकसान हुआ था, जो मैंने अपनी जेब से दिया था, इस शॉर्ट वर्किंग को मैं अगले साल एक्सेस वर्किंग से रिकवर करूंगा। पब्लिशर कह रहा है ऑथर अगर किसी साल एक्चुअल रॉयल्टी कम बनी तो मैं तुम्हें मिनिमम अमाउंट दे दूंगा, जितना शॉर्टेज होगा, जो शॉर्ट वर्किंग होगा वो मैं अपनी पॉकेट से दे दूंगा, लेकिन आने वाले सालों में मैं से शॉर्ट वर्किंग्स के अमाउंट को रिकवर करूंगा एक्सेस वर्किंग से। अगर शॉर्ट वर्किंग्स मेरे पाप हैं तो एक्सेस वर्किंग मेरे पुण्य है। पब्लिशर कह रहा है ऑथर से कि ऑथर अगर मान लो मैंने किताबें तुम्हारी कम बेची और तुम्हारी एक्चुअल रॉयल्टी कम बनी, मिनिमम से कम बनी एक्चुअल, तो ये जो शॉर्ट वर्किंग है ये मैं अपनी पॉकेट से दूंगा क्योंकि ये मेरे पाप हैं। लेकिन अगले साल अगर मैंने तुम्हारी किताबें ज्यादा बेची और एक्चुअल रॉयल्टी मिनिमम से ज्यादा बनी, तो एक्चुअल अगर ज्यादा है क्योंकि ज्यादा किताबें बिकी, तो ये पुण्य भी मेरे हैं और पापों का प्रायश्चित पुण्य से होता है। तो इसलिए जो शॉर्ट वर्किंग है उसको मैं रिकवर करूंगा एक्सेस वर्किंग से। पब्लिशर यहां पर ऑथर से करेगा ऑथर जो मैंने पिछले साल तुम्हें एक्स्ट्रा पे करा वो मैं रिकवर करूंगा आने वाले साल में एक्सेस वर्किंग से, तुम्हें इसके लिए राजी होना होगा। ऑथर बोला ठीक है पब्लिशर, जाओ तुम्हारी बात को माना। अगर किसी साल शॉर्ट वर्किंग्स होती है और उसके बाद अगर आने वाले साल में एक्सेस वर्किंग होती है तो तुम शॉर्ट वर्किंग को एक्सेस वर्किंग से रिकवर कर लेना, लेकिन यहां पर एक लाइन और ऐड करो एग्रीमेंट में। ऑथर बोला पब्लिशर अगर मैंने तुम्हें इस बात की परमिशन दे दी कि तुम शॉर्ट वर्किंग को एक्सेस वर्किंग से रिकवर कर सकते हो, तो भी तुम ज्यादा पे नहीं लोगे। अगर किसी साल तुमने अपनी पॉकेट से मुझे पे करा शॉर्ट वर्किंग्स का और उसको रिकवर करना हुआ तुम्हें आने वाले सालों में एक्सेस वर्किंग से, तो तुम ये सोचोगे कि ये कभी ना कभी रिकवर हो ही जाएगा, तुम ज्यादा मेहनत नहीं करोगे, मेरी किताबें ज्यादा बेचने की कोशिश नहीं करोगे। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ठीक है मैं तुम्हारी बात मान लेता हूं कि तुम शॉर्ट वर्किंग्स को एक्सेस वर्किंग से रिकवर कर लेना, लेकिन मैं इसके लिए तुम्हें कोई सारी जिंदगी का टाइम नहीं दूंगा। मैं यहां पर एक समय सीमा लगाऊंगा, फॉर एग्जाम्पल 2 साल की। ऑथर बोला पब्लिशर मैं तुम्हें 2 साल का टाइम दूंगा, जब भी शॉर्ट वर्किंग हो, किसी भी साल अगर एक्चुअल रॉयल्टी मिनिमम से कम बने, किसी भी साल अगर एक्चुअल रॉयल्टी मिनिमम से कम बने और पब्लिशर तुम्हें शॉर्ट वर्किंग्स हो, ठीक है तुम उस शॉर्ट वर्किंग को आने वाले सालों में एक्सेस वर्किंग से रिकवर कर लेना, लेकिन इसके लिए मैं तुम्हें सारी जिंदगी का टाइम न देकर अगले 2 साल का टाइम दूंगा। अगले 2 साल में तुम्हें इसको रिकवर करना होगा, यानी कि जिस साल शॉर्ट वर्किंग होगी उसके बाद 1 साल और उसके बाद 1 साल और, यानी कि अगले ठीक 2 साल में तुम्हें कड़ी मेहनत कर मेरी किताबें इतनी ज्यादा बेचनी होंगी कि एक्चुअल रॉयल्टी बहुत ज्यादा बने और तुम अपने पिछले साल की शॉर्ट वर्किंग को रिकवर कर पाओ। पब्लिशर अगर शॉर्ट वर्किंग के अगले 2 साल में अगर तुम शॉर्ट वर्किंग को अगले 2 साल में रिकवर ना कर पाए, अगर जिस साल शॉर्ट वर्किंग होगी उसके अगले 2 सालों में अगर तुम शॉर्ट वर्किंग को एक्सेस वर्किंग से रिकवर नहीं कर पाए, यानी कि एक्चुअल रॉयल्टी अगर बहुत ज्यादा नहीं बनी और एक्सेस वर्किंग इतनी ना हुई कि तुम शॉर्ट वर्किंग रिकवर कर पाते, तो 2 साल के बाद मैं उसे रिकवर नहीं करने दूंगा। तुम्हें एग्रीमेंट में लिखना होगा कि रिकवरी का पीरियड सिर्फ 2 साल है, 2 साल में रिकवर कर सको तो कर लेना, और 2 साल में अगर रिकवर ना कर पाए तो शॉर्ट वर्किंग 2 साल बाद रिकवर नहीं होगी और बची हुई शॉर्ट वर्किंग जो रिकवर नहीं हो पाई वो तुम्हारा लाइफ टाइम का लॉस होगा और मेरा लाइफ टाइम का गेन होगा। तो जब भी तुम अपनी पॉकेट से दोगे, ऑथर कह रहा है पब्लिशर, जब भी एक्चुअल रॉयल्टी मिनिमम से कम बनेगी और शॉर्ट वर्किंग होगी, और ऑथर पब्लिशर से बोला पब्लिशर तुम शॉर्ट वर्किंग जब अपनी पॉकेट से मुझे दोगे तो अगले 2 साल में उसको रिकवर कर लेना, जितनी तुमने रिकवर करी ठीक, और जो रिकवर नहीं कर पाए वो तुम्हारा लॉस है, मेरी इनकम। बच्चों इसे कहते हैं रिक्रूटमेंट ऑफ शॉर्ट वर्किंग और रिकवरी ऑफ शॉर्ट वर्किंग। एक बात मैं आपको यहां बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट। वो क्या, एक बार जरा वापस चलिए,
किन के एग्रीमेंट में लिखा गया है कि मिनिमम रॉयल्टी 50,000 होगी, मिनिमम रॉयल्टी 50,000 फिक्स हो गई। एज्यूम करिए एक्चुअल रॉयल्टी जो किताबें पूरे साल में बिकी वो 700 थी, और 700 बिकी हुई किताबों को जब 50 रुपए पर बुक की रॉयल्टी से मल्टीप्लाई करो तो 50 इंटू 700 बना अमाउंट 35,000। मिनिमम रॉयल्टी 50,000, एक्चुअल बनी बच्चों 35,000। मिनिमम 50, एक्चुअल 35। तो पब्लिशर ऑथर को कितना पे करेगा? 50,000। 35 बनी, 50 मिनिमम, 15,000 वो अपनी जेब से देगा, जिसे हम कहते हैं शॉर्ट वर्किंग। बच्चों आपको क्या लगता है कि 35 बनने पर 50 पे करा पब्लिशर ने तो 15,000 उसको लॉस हुआ? नहीं। पता है लॉस कब होता? जब रिकवरी का कंसेप्ट इसमें ना डाला जाता, रिकवरी का पॉइंट, रिकवरी का क्लॉज इसमें नहीं डाला जाता। अगर उनके एग्रीमेंट में लिखा जाता कि जो शॉर्ट वर्किंग हो गई सो हो गई, रिकवर नहीं होगी। बच्चों अगर रिकवरी का कॉन्सेप्ट ना हो, शॉर्ट वर्किंग अगर रिक्यूप ना हो एक्सेस वर्किंग से, तो ये लॉस है। तो अभी जो मैंने एग्जांपल लिया उसमें पब्लिशर ने जो 15,000 अपनी जेब से ऑथर को दिया, बच्चों वो लॉस तब होता है जब उसको रिकवरी का कोई कॉन्सेप्ट या रिकवरी का कोई क्लॉज उनके एग्रीमेंट में नहीं होता। लेकिन क्योंकि रिकवरी का क्लॉज है, पब्लिशर ने जो अपनी पॉकेट से 15,000 दिए वो इसको अगले 2 साल में रिकवर कर सकता है, तो ये लॉस कैसे हुआ? ये तो एसेट्स है। आज पब्लिशर ने अपनी जेब से 15,000 दिए, वो अगले 2 साल में इनको रिकवर करेगा, तो ये लॉस नहीं है, ये एसेट्स है। शॉर्ट वर्किंग बच्चों 2 साल तक एसेट्स है, और जब तक रिकवरी का टाइम अवेलेबल है ये एसेट्स है। हां, जितना रिकवर हुआ हुआ, 2 साल में जो अमाउंट रिकवर नहीं हो पाएगा शॉर्ट वर्किंग का, और 2 साल के बाद जब रिकवरी का टाइम लैप्स कर जाएगा, टाइम लैप्स, समय सीमा खत्म हो जाएगी रिकवरी की, और फिर भी अगर शॉर्ट वर्किंग में कुछ अमाउंट बचा तो वो रिकवर नहीं होगा, तब वो लॉस बनेगा। तो शॉर्ट वर्किंग का पूरा अमाउंट लॉस नहीं होता, शॉर्ट वर्किंग का वो पोर्शन लॉस होता है लेसी के लिए, पब्लिशर के लिए, जो वो रिकवर नहीं कर पाया। तो मैं आपको ये समझा रहा था कि जिस साल शॉर्ट वर्किंग हुई उसके अगले 2 साल में वो रिकवर हो सकती है, तो लेसी अगले 2 साल तक उसको एसेट्स मानेगा, और जितना रिकवर कर पाया ठीक, जो अमाउंट वो रिकवर नहीं कर पाएगा तब उस बचे हुए को वो लॉस मान के पीएनएल में डेबिट करेगा। इसके विपरीत, इसके अपोजिट जरा लैंडलॉर्ड की बुक्स में आइए बच्चों। लैंडलॉर्ड जिस साल रॉयल्टी बनी 35,000, तब भी लैंडलॉर्ड ने मिनिमम अमाउंट रिकवर करा लेसी से 50,000। बच्चों लैंडलॉर्ड की एक्चुअल रॉयल्टी बनती थी 35,000, उसने लेसी से लिया 50,000, 15,000 नाजायज फालतू लिया, तो क्या ये उसकी इनकम है? नहीं, रिकवरी का टाइम 2 साल है। लैंडलॉर्ड 35 बनी रॉयल्टी 50 तो ले लेगा, 15,000 जो लेगा एक्स्ट्रा उसे वो शॉर्ट वर्किंग अलाउएबल के नाम से लिखेगा, बोलेगा, और बच्चों इस 15,000 को इनकम नहीं मानेगा, क्योंकि हो सकता है कि अगले 2 साल में उसे ये वापस करना पड़े। तो बच्चों जब भी शॉर्ट वर्किंग के नाम पर लैंडलॉर्ड को एक्स्ट्रा अमाउंट मिलेगा, वो उसे अगले रिकवरी के टाइम तक इसे अपनी लायबिलिटी मानेगा, क्योंकि वापस करना पड़ सकता है। हां, जब रिकवरी का टाइम खत्म हो जाएगा तो जितना वापस करा, जो वापस नहीं करना पड़ा वो उसकी इनकम बनेगा, और वो इस इनकम को शॉर्ट वर्किंग अलाउएबल के नाम से अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड में शो करेगा। काफी सारा डिस्कशन हो गया, एक बार इसको अब जरा पीपीटी के प्रेजेंटेशन में देख लेते हैं। मैं आपको ये बता रहा था कि मिनिमम रेंट का मतलब होता है कि पर यूनिट, एक सिंगल यूनिट के बिकने पर तो रॉयल्टी पे होगी, जितने यूनिट्स लेसी बेचेगा या लेसी प्रोड्यूस करेगा उनको पर यूनिट रॉयल्टी से मल्टीप्लाई कर एक्चुअल रॉयल्टी का अमाउंट आएगा। तो लेसी जब लैंडलॉर्ड को यानी कि पब्लिशर ऑथर को जब रॉयल्टी पे करेगा, एक्चुअल रॉयल्टी, तो वो पे करने से पहले उस एक्चुअल रॉयल्टी को, बच्चों अगर उनके एग्रीमेंट में मिनिमम रॉयल्टी डाली गई है तो पहले एक्चुअल रॉयल्टी को मिनिमम रॉयल्टी से कंपेयर करेगा। अगर एक्चुअल रॉयल्टी मिनिमम रॉयल्टी के बराबर है तो एक्चुअल पे करेगा, अगर एक्चुअल रॉयल्टी मिनिमम रॉयल्टी से कम है तो मिनिमम रॉयल्टी पे करेगा, और अगर एक्चुअल रॉयल्टी मिनिमम रॉयल्टी से ज्यादा है तो बच्चों एक्चुअल रॉयल्टी पे करेगा। बच्चों अगर एक्चुअल मिनिमम से कम है तो गैप, उस डिफरेंस को हम कहते हैं शॉर्ट वर्किंग्स। अगर एक्चुअल मिनिमम से ज्यादा है तो हम डिफरेंस को कहते हैं एक्सेस वर्किंग। मिनिमम एक्चुअल, अगर एक्चुअल मिनिमम से कम है, एक्चुअल कम है मिनिमम से, तो डिफरेंस शॉर्ट वर्किंग्स। अगर एक्चुअल मिनिमम से ज्यादा है तो डिफरेंस एक्सेस वर्किंग। और पब्लिशर जब भी अपनी पॉकेट से एक्स्ट्रा पे करेगा यानी कि शॉर्ट वर्किंग पे करेगा,
तो उस शॉर्ट वर्किंग को वो रिकवर करेगा आने वाले सालों में एक्सेस वर्किंग से। बच्चों इसे हम कहते हैं रिक्रूटमेंट ऑफ शॉर्ट वर्किंग। लेकिन ये रिकवरी लाइफ टाइम नहीं होगी, इसकी एक समय सीमा तय होती है। नॉर्मली 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, जो भी वो आपस में डिस्कस करें, लेसी और लैंडलॉर्ड, और जो भी वो अपने एग्रीमेंट में लिखें, उसके अनुसार उसकी रिकवरी की जाएगी। बच्चों यहां पर 2 बातें और डिस्कस कर लेते हैं, तो हमारी 10 अगली टर्म्स तक डिस्कस हो जाएगा। 2 वर्ड और देखिएगा, एक फिक्स्ड राइट और एक फ्लक्चुएटिंग राइट। एज्यूम करिए एग्रीमेंट में ये लिखा गया कि जब लेसी शॉर्ट वर्किंग्स को एक्सेस वर्किंग से रिकवर करेगा तो एक टाइम पीरियड फिक्स होगा, जो मैंने एग्जांपल में लिया था 2 साल, कि लेसी जब भी अपनी पॉकेट से लैंडलॉर्ड को पे करेगा, जब भी लेसी को शॉर्ट वर्किंग्स होगी, उसको वो एक्सेस वर्किंग से जब रिकवर करेगा, अपने लॉस को पूरा करेगा, तो ये काम उसको 2 साल में करना होगा, या अगले 3 साल में करना होगा, या अगले 4 साल में करना होगा, या जो भी ड्यूरेशन उनके बीच में फिक्स होती है। तो बच्चों इसे लेसी के लिए हम कहते हैं इसको फिक्स्ड राइट। फिक्स्ड राइट का मतलब है समय सीमा तय है, उसी समय के अंदर शॉर्ट वर्किंग को एक्सेस वर्किंग से रिकवर करना होगा। बच्चों इसके बाद है फ्लक्चुएटिंग राइट। इसका मतलब होता है कि जब भी लेसी अपनी पॉकेट से लैंडलॉर्ड को पे करेगा, यानी कि मैंने एग्जांपल लिया कि एक्चुअल रॉयल्टी बनी 35,000 और मिनिमम रॉयल्टी है 50,000, एक्चुअल 15,000 से कम बनी, तो लेसी लैंडलॉर्ड को 15,000 अपनी पॉकेट से पे कर रहा है शॉर्ट वर्किंग का। एज्यूम करो कि उनके एग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि जो 15,000 लेसी ने पे करा, या जब भी शॉर्ट वर्किंग होगी लेसी को, तो वो इसको रिकवर करेगा, रिक्यूप करेगा आने वाले सालों में एक्सेस वर्किंग से, और वो अपनी शॉर्ट वर्किंग को तब तक रिकवर करता रहेगा जब तक उसकी शॉर्ट वर्किंग पूरी तरह से रिकवर ना हो जाए। चाहे इसमें उसको 1 साल लगे, 2 साल लगे, 10 साल लगे, 50 साल लगे, शॉर्ट वर्किंग का 1-1 रुपया लेसी रिकवर करेगा। तो बच्चों इसे कहते हैं फ्लक्चुएटिंग राइट। तो जब रिकवरी का समय सीमा तय हो कि इतने पीरियड में ही रिकवरी होगी, तो फिक्स्ड राइट, और अगर समय सीमा तय ना हो, कभी भी रिकवरी हो जाए, जब तक शॉर्ट वर्किंग पूरी तरह से रिकवर ना हो, रिकवर करता रहेगा लेसी, तो बच्चों इसे हम कहते हैं फ्लक्चुएटिंग राइट। ठीक है दोस्तों, चलो अब ये जो मैंने डिस्कस करा आपसे मिनिमम रेंट, और फिर मैंने आपसे डिस्कस करा शॉर्ट वर्किंग्स, एक्सेस वर्किंग्स, रिक्रूटमेंट ऑफ शॉर्ट वर्किंग्स, ट्रीटमेंट ऑफ रिक्रूटमेंट ऑफ शॉर्ट वर्किंग्स, फिक्स्ड राइट, फ्लक्चुएटिंग राइट। बच्चों इसको जरा एक बार हम स्टडी मटेरियल की लैंग्वेज में देख लेते हैं। Minimum rent. The contract between the landlord and the lessee that a certain sum of money as minimum rent. The contract between the landlord and the lessee, एक समझौता लैंडलॉर्ड और लेसी के बीच में, that a certain sum of money as minimum rent will be payable, कि एक निश्चित अमाउंट जो कि बतौर मिनिमम रेंट के पेबल होगा, बाय द लेसी टू द लैंडलॉर्ड, लेसी के द्वारा लैंडलॉर्ड को, इररेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट, इस बात की परवाह करे बिना, वेदर ही हैज, ही यहां पर लेसी के लिए है, वेदर ही हैज ड्राइव्ड एनी बेनिफिट, कि चाहे लेसी ने कोई फायदा उठाया हो और नॉट, या ना उठाया हो, आउट ऑफ द प्रॉपर्टी, उस प्रॉपर्टी से, लेट आउट टू हिम, जो उसको दी गई थी इस्तेमाल करने के लिए, बाय द लैंडलॉर्ड, लैंडलॉर्ड के द्वारा, इज टर्म्ड एज, वो अमाउंट कहलाता है मिनिमम रॉयल्टी, और डेड रेंट, और फिक्स्ड रेंट, और रॉक रेंट। बच्चों इसमें एक बार थोड़ा सा हाईलाइट करके समझ लेते हैं। देखिएगा, लेसी और लैंडलॉर्ड के बीच में यहां पर क्या है, एक कॉन्ट्रैक्ट है, एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट, किसके बीच में, बिटवीन लैंडलॉर्ड एंड लेसी। वो उस कॉन्ट्रैक्ट में क्लॉज क्या है कि एक निश्चित अमाउंट, एक सर्टेन सम ऑफ मनी, जिसका नाम है मिनिमम रेंट, कि इससे कम नहीं पे होगा, विल बी पेबल बाय द लेसी टू द लैंडलॉर्ड इररेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट whether he has derived any benefit or not out of the property let out to him by the landlord, is termed as
मिनिमम रॉयल्टी, डेड रेंट, फिक्स रेंट और रॉक रेंट। बच्चों तो मैं आपको ये भी समझा चुका था, अभी दोबारा बता रहा हूं कि मिनिमम रेंट वो अमाउंट है जो एग्रीमेंट में लिखा गया है कि किसी भी साल लेसी लैंडलॉर्ड को इससे कम नहीं पे करेगा, चाहे एक्चुअल मिनिमम से कितना भी कम बने, लेकिन मिनिमम से नीचे नहीं पे होगा। एक अमाउंट जिससे कम कभी भी लेसी लैंडलॉर्ड को कम नहीं पे करेगा। बच्चों इस मिनिमम अमाउंट को हम 3-4 नामों से इस चैप्टर में पढ़ेंगे। मिनिमम रेंट, मिनिमम रॉयल्टी, डेड रेंट, रॉक रेंट और फिक्स रेंट। एक एग्जांपल देखिएगा इसमें, ये एग्जांपल भी स्टडी मटेरियल से है। सपोज रॉयल्टी पर टन ऑफ प्रोडक्शन इज ₹10। बच्चों इस एग्जांपल से आपको मिनिमम रेंट पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। सपोज रॉयल्टी पर टन ऑफ प्रोडक्शन इज ₹10। एज्यूम करिए कि रॉयल्टी पर टन ऑफ प्रोडक्शन 10 रुपए है। एग्जांपल लीजिए कि मान लीजिए यहां पर जो लैंडलॉर्ड है उसके पास कोई माइन है या कोई एक नेचुरल रिसोर्स है उसके पास, और उसने उस नेचुरल रिसोर्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए किसी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, और लेसी और लैंडलॉर्ड के बीच में एग्रीमेंट हुआ कि जो भी प्रोडक्शन होगा पूरे एक साल में, जितना भी प्रोडक्शन होगा पर यूनिट प्रोडक्शन पर लेसी लैंडलॉर्ड को 10 रुपए पे करेगा। लेकिन उनके एग्रीमेंट में यह भी लिखा गया है कि किसी भी साल एक्चुअल रॉयल्टी 4 लाख रुपए से कम नहीं होगी। जो मिनिमम रेंट था वो 4 लाख फिक्स हो गया। बच्चों जब पहला साल आया तो क्या हुआ, एक्चुअल प्रोडक्शन रहा 35,000 टन। एक बार देखिएगा, सपोज रॉयल्टी पर टन ऑफ प्रोडक्शन इज ₹10 एंड द मिनिमम एनुअल रेंट इज ₹4 lakhs। नाउ द एक्चुअल प्रोडक्शन इज 35,000 टन्स। मैं इसको हाईलाइट करके समझाता हूं आपको। देखिएगा, रॉयल्टी पर टन कितनी है बच्चों, 10 रुपए। मिनिमम रेंट कितना फिक्स हुआ, 4 लाख। पहले साल एक्चुअल प्रोडक्शन कितना है, 35,000। अब ये बताइए कि अगर मैं यहां देखूं कि 35,000 एक्चुअल प्रोडक्शन है और रॉयल्टी पर टन प्रोडक्शन 10 रुपए है, तो एक्चुअल रॉयल्टी कितनी बनेगी, 3,50,000। जबकि मिनिमम रेंट कितना है, 4 लाख। तो यहां पर शॉर्टेज कितने की हुई, 50,000। इस 50,000 को बच्चों हम कहते हैं शॉर्ट वर्किंग्स। इसके बाद देखिए, एंड द एक्चुअल रॉयल्टी वुड बिकम ₹3,50,000। एक्चुअल रॉयल्टी बनी 3,50,000। इन दिस केस द मिनिमम रेंट, अब एक्चुअल बनी 3.5 लाख। In this case, the minimum rent of ₹4 lakh will have to be paid by the lessee। लेकिन क्योंकि उनके एग्रीमेंट में मिनिमम रेंट 4 लाख था, तो लेसी को 4 लाख पे करना होगा, 50,000 अपनी पॉकेट से पे करना होगा, जिसे हम कहते हैं शॉर्ट वर्किंग्स। बच्चों हम एक और एग्जांपल लेसी में आगे, ऑन दी अदर हैंड दूसरी तरफ अगर हम देखें, इफ द एक्चुअल प्रोडक्शन इज 46,000 टन्स, जब अगर मान लो एक्चुअल प्रोडक्शन 46,000 टन होता, और 46,000 टन को जब हम रॉयल्टी पर टन 10 रुपए से मल्टीप्लाई करते हैं, 46,000 को हम मल्टीप्लाई करें 10 रुपए से, तो एक्चुअल रॉयल्टी कितनी बनेगी, 4,60,000। 4,60,000, जबकि मिनिमम रॉयल्टी कितनी है बच्चों, 4 लाख। तो इस बार एक्चुअल मिनिमम से ज्यादा बनी 60,000 रुपए। तो ये जो 60,000 है इसे हम कहते हैं एक्सेस वर्किंग्स। तो इस एग्जांपल में देखिएगा, रॉयल्टी पर टन 10 रुपए है, मिनिमम रेंट 4 लाख रुपए है। अगर मान लीजिए प्रोडक्शन हुआ 35,000 टन, तो रॉयल्टी पर टन 10 रुपए से जब हम 35,000 को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्चुअल रॉयल्टी बनी 3,50,000, जबकि मिनिमम 4 लाख से, तो यहां पर 50,000 का गैप आएगा और वो कहलाएगा शॉर्ट वर्किंग्स, क्योंकि एक्चुअल कम है मिनिमम से। बच्चों दूसरे एग्जांपल में हम देखें कि अगर मान लीजिए एक्चुअल प्रोडक्शन 46,000 टन है, तो 46,000 टन को जब हम 10 रुपए से मल्टीप्लाई करते हैं तो अमाउंट बनता है 4,60,000 रुपए, जबकि मिनिमम 4 लाख है। इस बार एक्चुअल 4,60,000, मिनिमम 4 लाख, और एक्चुअल मिनिमम से 60,000 रुपए ज्यादा है।
तो बच्चों ये एक एग्जाम्पल था। इस एग्जाम्पल में दोनों केसेस आपको क्लियर हो गए होंगे कि पहले केस में 50,000 का शॉर्ट वर्किंग्स है और दूसरे केस में 60,000 का एक्सेस वर्किंग्स है। तो बच्चों जब एक्चुअल मिनिमम से कम होगा तो डिफरेंस कहलाएगा शॉर्ट वर्किंग्स, और जब एक्चुअल मिनिमम से ज्यादा होगा तो डिफरेंस कहलाएगा एक्सेस वर्किंग्स। जब एक्चुअल मिनिमम से ज्यादा होगा तो डिफरेंस कहलाएगा एक्सेस वर्किंग्स। देखिएगा आगे फिफ्थ टर्म में बच्चों शॉर्ट वर्किंग्स अभी हमने डिस्कस कर लिया उसको पिछले एग्जांपल में। फिर भी एक बार स्टडी मॉड्यूल क्या लिखता है इसके बारे में। स्टडी मटेरियल कहता है कि व्हेन द एक्चुअल रॉयल्टी इज लेस देन द अमाउंट ऑफ मिनिमम रेंट, जब एक्चुअल मिनिमम से कम होगा तो वो डिफरेंस कहलाएगा शॉर्ट वर्किंग्स। इसके बाद अगला है एक्सेस वर्किंग्स। एक्सेस इसका अपोजिट। व्हेन द एक्चुअल रॉयल्टी इज मोर देन, जब एक्चुअल रॉयल्टी ज्यादा होगी, किससे ज्यादा होगी? मिनिमम रेंट से। व्हेन द एक्चुअल रॉयल्टी इज मोर देन द अमाउंट ऑफ मिनिमम रेंट, द डिफरेंस इज कॉल्ड एक्सेस वर्किंग्स। तो बच्चों आपको क्लियर हो गया मिनिमम रेंट, शॉर्ट वर्किंग्स, एक्सेस वर्किंग्स। मैंने अभी आपसे पहले डिस्कस करा था कि शॉर्ट वर्किंग्स जब भी होगी उसको आने वाले सालों में एक्सेस वर्किंग से रिकवर किया जाएगा, लेकिन ये रिकवरी तभी होगी जब वो इस बात को अपने एग्रीमेंट में लिखेंगे। जब एग्रीमेंट में ये क्लॉज होगा रिकवरी का तो ही रिकवरी होगी। चलिए दोस्तों अगला टर्म हमको पढ़ना है रिकवरी और रिक्रूटमेंट ऑफ शॉर्ट वर्किंग्स। रिक्रूटमेंट ऑफ शॉर्ट वर्किंग्स देखिएगा, इट मीन्स द अमाउंट ऑफ शॉर्ट वर्किंग्स विल बी कैरिड फॉरवर्ड। जो शॉर्ट वर्किंग का अमाउंट होगा, जिस साल शॉर्ट वर्किंग होगी, जिस साल लेसी लैंडलॉर्ड को अपनी पॉकेट से पे करेगा, यानी कि जब भी एक्चुअल रॉयल्टी कम बनेगी मिनिमम से और वो मिनिमम पे करेगा, तो जो शॉर्ट वर्किंग अपनी पॉकेट से पे करेगा लेसी, उसको कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा टू सेट ऑफ कराने के लिए और एडजस्ट कराने के लिए अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट में? द अमाउंट ऑफ सरप्लस रॉयल्टी, यानी कि एक्सेस वर्किंग। सरप्लस रॉयल्टी से मतलब यहां पर एक्सेस वर्किंग से है। तो बच्चों रिक्रूटमेंट का मतलब होता है रिकवरी। जब भी लेसी अपनी पॉकेट से लेसर को, लैंडलॉर्ड को पे करेगा, तो वो आने वाले सालों में उस अमाउंट को एक्सेस वर्किंग से, सरप्लस रॉयल्टी से रिकवर करेगा। इसका ट्रीटमेंट क्या बच्चों शॉर्ट वर्किंग का? देखिएगा ट्रीटमेंट ऑफ शॉर्ट वर्किंग। शॉर्ट वर्किंग्स कैन बी रिक्यूब्ड, शॉर्ट वर्किंग को रिकवर किया जा सकता है इन द ईयर, उस साल इन विच, जिस साल एक्चुअल रॉयल्टी इज मोर देन द मिनिमम रॉयल्टी। बच्चों जब भी किसी साल एक्चुअल रॉयल्टी मिनिमम रॉयल्टी से ज्यादा बनेगी तो उस साल एक्सेस वर्किंग होगी, उस साल हम शॉर्ट वर्किंग को रिकवर करेंगे एक्सेस वर्किंग से। और बच्चों हम इसे सारी जिंदगी रिकवर करेंगे? नहीं, डिपेंड करेगा कि लेसी के पास फिक्स्ड राइट है या फ्लक्चुएटिंग राइट है। डिपेंड करेगा कि उन्होंने एग्रीमेंट में क्या क्लॉज डाला। एग्रीमेंट में क्या उनके ये लिखा हुआ है कि शॉर्ट वर्किंग को तब तक रिकवर किया जाएगा जब तक वो पूरी तरह से रिकवर ना हो जाए, तब तो ये फ्लक्चुएटिंग राइट है, तब तो बात सही है। शॉर्ट वर्किंग रिकवर होती रहेगी, हमेशा एसेट्स रहेगी, कभी लॉस नहीं बनेगी लेसी के लिए, क्योंकि वो इसे कभी भी रिकवर कर सकता है। लेकिन दोस्तों इसके अपोजिट, अगर मान लो एग्रीमेंट में एक समय सीमा तय हुई है कि शॉर्ट वर्किंग जब भी होगी उसको आने वाले 2 साल में या 3 साल में या 4 साल में, जो भी उनके बीच में तय हुआ, उतने साल में रिकवर करना होगा लेसी को, और अगर वो उतने समय सीमा में इस शॉर्ट वर्किंग को रिकवर नहीं कर पाया तो वो भविष्य में कभी रिकवर नहीं कर पाएगा। और जब समय सीमा खत्म हो जाएगी, जब टाइम लैप्स कर जाएगा, तो वो बचा हुआ शॉर्ट वर्किंग उसके लिए लॉस बनेगा और बचे हुए शॉर्ट वर्किंग्स के अमाउंट को वो लॉस मानकर पीएनएल में डेबिट करेगा। तो बच्चों उस केस में जब शॉर्ट वर्किंग रिकवर नहीं हो पाएगी तो लेसी उसे अपने लॉस मान के पीएनएल के डेबिट में ले जाएगा। लेकिन कब? जब समय सीमा समाप्त हो जाएगी तब। देखिएगा अगला पैराग्राफ, एनी शॉर्ट वर्किंग्स विच कैन नॉट बी रिक्यूब्ड, कोई भी शॉर्ट वर्किंग का अमाउंट जिसको रिकवर नहीं किया जा सका विद इन द स्पेसिफाइड पीरियड, समय सीमा के अंदर, बिकम्स इररिकवरेबल, तो वो इररिकवरेबल हो जाता है, फिर वो कभी रिकवर नहीं होता। एंड इट शुड बी, और इस प्रकार इट शुड बी चार्ज टू पीएनएल अकाउंट, हमें उसे चार्ज करना चाहिए, उसे ले जाना चाहिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में, उसे हमें पीएनएल में डेबिट कर उससे अपना लॉस मान लेना चाहिए। एंड इट शुड बी चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इन द ईयर इन विच द पीरियड एंड्स, जिस साल समय सीमा खत्म हो गई उस साल के पीएनएल में बचे हुए शॉर्ट वर्किंग अमाउंट को डेबिट करके लॉस माना जाएगा। बच्चों ये था ट्रीटमेंट ऑफ शॉर्ट वर्किंग्स। इसके बाद
फिक्स राइट, ये मैंने आपसे डिस्कस किया था, अभी कई बार डिस्कस करा बच्चों, कोई बात नहीं, एक बार दोबारा देखिए, क्योंकि ये जो लैंग्वेज आपको नजर आ रही है ये स्टडी मटेरियल की है। स्टडी मटेरियल कहता है फिक्स राइट के बारे में कि जब भी लेसी लैंडलॉर्ड को अपनी पॉकेट से पे करता है और लेसी को शॉर्ट वर्किंग्स होती है, तो लेसी इस शॉर्ट वर्किंग के अमाउंट को रिकवर करता है आने वाले सालों में एक्सेस वर्किंग से। और अगर रिकवरी के लिए कोई समय सीमा तय हुई है, चाहे वो 1 साल हो, चाहे 2 साल हो, चाहे 3 साल हो या और ज्यादा हो, तो उसको हम कहते हैं लेसी का फिक्स राइट। देखिएगा, when the time period for recoupment of recovery, when the recoupment or recovery of short workings is fixed, जब शॉर्ट वर्किंग की रिकवरी का समय तय किया गया है, फिक्स किया गया है, फॉर एग्जाम्पल 1 ईयर और 2 ईयर्स और मोर ईयर्स, 1 साल 2 साल या इससे ज्यादा साल, द सिचुएशन इज कॉल्ड, तो वो परिस्थिति कहलाती है फिक्स्ड राइट। दोस्तों अगला है फ्लक्चुएटिंग राइट। फ्लक्चुएटिंग राइट बच्चों ये क्या होता है? When the time period, बच्चों फ्लक्चुएटिंग राइट में कोई समय सीमा तय नहीं होती, लेसी जो भी अपनी पॉकेट से पे करता है लैंडलॉर्ड को शॉर्ट वर्किंग्स के नाम से, वो उसको तब तक रिकवर करता रहता है जब तक वो अमाउंट पूरी तरह से रिकवर ना हो जाए। When the time period for recoupment or recovery of short workings is not fixed, जब कोई समय सीमा तय नहीं हुई है रिकवरी की, मीन्स शॉर्ट वर्किंग्स में भी रिकवर्ड, इसका मतलब यह है कि शॉर्ट वर्किंग को रिकवर किया जा सकता है टिल कब तक? जब तक इट इज फुल रिकवर्ड, जब तक ये पूरी तरह से रिकवर ना हो जाए। तो बच्चों उस सिचुएशन को, उस परिस्थिति को हम कहते हैं फ्लक्चुएटिंग राइट। तो बच्चों ये हमने अभी तक 10 टर्म पढ़ी हैं जो हमने इससे पहले डिस्कस भी की थी। हमने जो सबसे इंपॉर्टेंट टर्म्स डिस्कस करी बच्चों वो था मिनिमम रेंट, शॉर्ट वर्किंग्स, एक्सेस वर्किंग्स, रिक्रूटमेंट ऑफ शॉर्ट वर्किंग्स, ट्रीटमेंट ऑफ रिक्रूटमेंट ऑफ शॉर्ट वर्किंग्स, उसके बाद फिक्स राइट, फ्लक्चुएटिंग राइट। इसके बाद बच्चों जो अगले 3 टर्म्स हैं, हमने अभी तक 10 टर्म्स डिस्कस करी। मैंने आपसे कहा था कि इस चैप्टर में जो स्पेशल वर्ड्स हैं, जो वो टर्म्स हैं जो इस चैप्टर में यूज होंगी, वो 13 हैं। उनमें से हमने 10 डिस्कस कर ली, अब बची हुई 3। बच्चों 11th है सबलीज। ये सबलीज क्या होता है? देखिए, जैसे मान लीजिए लैंडलॉर्ड ने अपने अधिकार यूज करने के लिए लेसी को दिए। अब एज्यूम करिए कि मिस्टर ए लैंडलॉर्ड है, मिस्टर बी लेसी है। ए के पास कुछ अधिकार हैं जिनको उन्होंने इस्तेमाल करने के लिए बी को दिया। तो अधिकारों के मालिक ए है लैंडलॉर्ड, बी है लेसी। फिर क्या हुआ? उन्होंने एक एग्रीमेंट करा, आपस में एग्रीमेंट हो गया लैंडलॉर्ड लेसी के बीच में। इसके बाद जो बी लेसी है, बी को जो अधिकार ए से मिले थे, उन अधिकारों का कुछ अंश, कुछ भाग, या पूरी तरह से या कुछ भाग बी ने आगे उन अधिकारों को ट्रांसफर कर दिया मिस्टर सी को। अब ए ने अपने अधिकार बी को दिए और बी ने उन अधिकारों का एक हिस्सा या पूरी तरह से सभी अधिकार सी को ट्रांसफर करे इस्तेमाल करने के लिए। तो बच्चों इस केस में सी जो बी के साथ जुड़ा वो सी कहलाएगा सबलेसी। और बच्चों ये जो एग्रीमेंट होगा बी और सी के बीच में, ये कहलाएगा सबलीज। अब यहां पर 3 तो पार्टीज हैं और 2 एग्रीमेंट हैं। अधिकारों का असली मालिक कौन है? मिस्टर ए, वो तो है लैंडलॉर्ड। उन्होंने अपने अधिकार किसको दिए इस्तेमाल करने के लिए? बी को। बी है लेसी। और बच्चों ए और बी के बीच में जो एग्रीमेंट होगा उसे हम कहेंगे लीज एग्रीमेंट। इसके बाद बी ने उन अधिकारों को ट्रांसफर करा, उसका कुछ भाग या पूरी तरह से वो अधिकार बी ने ट्रांसफर करे सी को। तो बी और सी के बीच में जो एग्रीमेंट होगा उसे हम कहेंगे बच्चों सब लीज एग्रीमेंट। और यहां पर सी कहलाएगा सब लेसी। देखिए, ए का एक कैरेक्टर है लैंडलॉर्ड, बी के 2 कैरेक्टर हैं। बी ए के लिए तो लेसी है और सी के लिए लैंडलॉर्ड है। और बच्चों सी का एक कैरेक्टर है, वो सब लेसी है। तो ये कॉन्सेप्ट है लीज और सब लीज के। इसके बाद जो 12th टर्म हम डिस्कस करेंगे वो है सरफेस रेंट और ग्राउंड रेंट। सब लीज के बाद हम डिस्कस करेंगे 12वां शब्द सरफेस रेंट, इसको हम ग्राउंड रेंट भी कहते हैं। सुनिएगा, एग्जाम्पल लेके समझिएगा। जैसे मैंने आपको बताया था कि भारत में जितने भी प्राकृतिक साधन है उनकी मालिक सरकार है। अब मान लीजिए सरकार ने एक कोल माइन लीज पर दी ए लिमिटेड को। सरकार ने जब कोल माइन को लीज पर पट्टे पर दिया ए लिमिटेड को, तो सरकार ने ए लिमिटेड से कहा कि ए लिमिटेड, हम तुमको कोल माइन लीज पर दे रहे हैं 10 साल के लिए, और 10 साल तक ये कोल माइन ए लिमिटेड तुम्हारे पास है। तुम इसमें से कोल निकालो, जितना चाहो उतना कोल निकालो, चाहो सारा कोल निकाल लो। लेकिन ए लिमिटेड जब तुम कोयला निकालोगे कोल माइन से, तो जब भी कोल बाहर आएगा तो हमारा वहां पर एक रिप्रेजेंटेटिव होगा, और वो रिप्रेजेंटेटिव
जो सरकार का एक वहां पर बंदा अपॉइंट होगा, वो कोल के निकलने के बाद पहले कोल का वेट कराएगा, और हर 1 टन कोयला बाहर निकलने पर सरकार तुमसे 10,000 रुपए पर टन रॉयल्टी लेगी। बच्चों, कोल माइन किसकी? सरकार की। कोल माइन का लैंडलॉर्ड कौन? सरकार। कोयला किसका? सरकार का। तो कोयला निकालने का अधिकार किसका? वो सरकार का। सरकार ने वो अधिकार किसको दे दिया? ए लिमिटेड को। तो यहां पर सरकार कौन है? लैंडलॉर्ड। और ए लिमिटेड कौन है? लेसी। सरकार के अधिकार का इस्तेमाल कौन करेगी? ए लिमिटेड। मैंने आपसे कहा कि कोयला सरकार का, सरकार के पास अधिकार है कि वो कोल निकाले, कोल का एक्सट्रैक्शन सरकार करेगी, लेकिन सरकार ने वो अधिकार एक रिटर्न एग्रीमेंट के थ्रू ए लिमिटेड को दे दिया। और ए लिमिटेड के साथ जब एग्रीमेंट हुआ तो उस एग्रीमेंट में लिखा गया कि हर 1 टन कोयला निकलने पर ए लिमिटेड सरकार को 10,000 रुपए रॉयल्टी देगी। ए लिमिटेड और सरकार के बीच में जब एग्रीमेंट हो गया तो ए लिमिटेड ने कोल निकालना शुरू करा, और जब ए लिमिटेड ने पहली बार कोयला बाहर निकाला, एक्सट्रैक्ट करा और कोयले को निकाल के जमीन पर रखा, तो वहां पर जो सरकार का रिप्रेजेंटेटिव खड़ा था, जो सरकार का नॉमिनी था, जो सरकार का अपॉइंट किया हुआ व्यक्ति वहां पर था, जैसे ही ए लिमिटेड ने कोयला निकाल के जमीन पर रखा तो वह सरकारी आदमी बोला कि भाई ये कोयला अपनी जमीन पर क्यों रखा? ए लिमिटेड कह रही भाई कोयला निकाल के जमीन पर रखेंगे और कहां रखें? वो व्यक्ति जो सरकार ने अपॉइंट करा था, जो सरकार को रिप्रेजेंट कर रहा था, वो बोला कि आप कोयला निकाल के जमीन पर नहीं रख सकते। तो ए लिमिटेड कह रही इतना सारा कोयला निकाल के फिर कहां रखें? कह रहा जी मुझे नहीं पता, आप कहीं भी रखो, जमीन पे नहीं रख सकते आप। तो कोल वहां पर ए लिमिटेड ने करा, सोचा कि भाई ये पागल है, इससे कौन बहस करे, चलो एक काम करते हैं, कोयला निकाल के सीधा ट्रक में रखते हैं। ए लिमिटेड ने, उस कंपनी के लोगों ने एक ट्रक खड़ा कर दिया कोल माइन के एज पर, कोल माइन से मिलाकर, और जब कोयला निकाला कोल माइन से जो निकाल के सीधा ट्रक में डाल दिया। वो आदमी फिर आ गया जो सरकार ने अपॉइंट करा था, सरकार द्वारा अपॉइंट किया गया आदमी व्यक्ति, वो दोबारा आया और बोला जी आप ट्रक को ये आप कर क्या रहे हैं? आपने ट्रक को जमीन पर रख दिया। कह रहे हैं ये अजीब पागल है, कभी कह रहा है कि कोयला जमीन पे रख रहा है, वो कभी कह रहा है कि ट्रक को जमीन पे रखा, तो भैया फिर क्या रहेंगे आप? परेशान हो गए। उन्होंने पूछा भाई तुम चाहते क्या हो, करेंगे हम? कह रहा देखो जी ऐसा है कि आप कोयला निकालने के बाद जमीन पे रख रहे हो, आपने इतनी सारी जमीन घेर ली, इतना सारा ग्राउंड आपने ऑक्यूपाई कर लिया, इतने सारे ट्रक, इतनी सारी क्रेन और इतने सारे आपने इक्विपमेंट्स यहाँ पे इंस्टॉल कर दिए, फिर कोयला निकाल के इतनी सारी जमीन पे कोयला रख रहे हो, तो इतना सारा जो ग्राउंड तुमने घेरा है इसका किराया दो। इसका किराया कहां दिया? ए लिमिटेड बोली कि वो जो हमें अभी हमने दिया नहीं, हमारा तय नहीं हुआ सरकार के साथ कि हम हर 1 टन कोयला निकालने पर 10,000 रुपये रॉयल्टी देंगे, तो अमाउंट तो हम दे रहे हैं। तो सरकार द्वारा अपॉइंट किया गया वो व्यक्ति बोला कि जो तुम सरकार को 10,000 रुपये रॉयल्टी दे रहे हो तो कोयला निकालने की है, और रॉयल्टी तो कोल एक्सट्रैक्ट करने की है। ये जो ग्राउंड तुमने ऑक्यूपाई करा है, ये जो तुमने 1 किलोमीटर के रेडियस में जो फेंस लगा के इतना सारा एरिया, इतना सारा सरफेस ग्राउंड अपने ऑक्यूपाई करा, उसका रेंट अलग से देना होगा, उसका रॉयल्टी से कोई ताल्लुक नहीं। तो बच्चों मैं आपको ये समझा रहा था कि जो ए लिमिटेड 10,000 रॉयल्टी पे करेगी पर टन, वो तो कोल के एक्सट्रैक्शन पर है, लेकिन कोल निकालने के बाद जो उस कोल को जमीन पे रखा जाएगा और जो जमीन पे बड़े सारे इक्विपमेंट्स और मशीनरी और प्लांट इंप्लॉय किए जाएंगे और जो बड़े सारे ट्रक वहां पर खड़े होंगे, जो इतना सारा एरिया ऑक्यूपाई करेगी कंपनी, उसका किराया कंपनी को, सरकार को अलग से देना होगा। वो रॉयल्टी के ओवर एंड अबव होता है, रॉयल्टी से अलग होता है, रॉयल्टी के साथ देना होता है। बच्चों उस किराए को हम ग्राउंड रेंट या सरफेस रेंट कहते हैं। बच्चों इसके बाद 13th टर्म है लास्ट, स्ट्राइक लॉकआउट। देखो ऐसा होता है, मैंने जैसे आपको बताया मिनिमम रेंट के बारे में कि जब लैंडलॉर्ड और लेसी के बीच में एग्रीमेंट होता है, और मैंने जो एग्जांपल लिया था बच्चों, मैं उस एग्जांपल को लेके समझाता हूं ऑथर पब्लिशर का, कि ऑथर और पब्लिशर के बीच में जब एग्रीमेंट हुआ था कि ऑथर की किताबें पूरे साल में जितनी भी बेचेगा पब्लिशर, तो पब्लिशर पूरे साल में बेची गई किताबों को 50 रुपए पर बुक पर कॉपी से मल्टीप्लाई करके जो अमाउंट आएगा रॉयल्टी का, जिसे हम एक्चुअल रॉयल्टी कहते हैं, पब्लिशर वो ऑथर को पे करेगा। लेकिन एग्रीमेंट में यह भी लिखा गया है कि किसी भी साल रॉयल्टी 50,000 से कम नहीं होगी। अगर एक्चुअल रॉयल्टी यानी कि जो किताबें बिकी जब उनको 50 रुपए से मल्टीप्लाई किया जाएगा और एक्चुअल रॉयल्टी का अमाउंट आएगा, अगर बच्चों एक्चुअल रॉयल्टी का अमाउंट 50,000 से कम बना तो पब्लिशर उस केस में मिनिमम 50,000 ऑथर को पे करेगा। ये मिनिमम रॉयल्टी थी। बच्चों इसी को जोड़ के आपको समझना होगा स्ट्राइक ऑब्लिक लॉकआउट। देखो
पहले ये समझो कि स्ट्राइक और लॉकआउट में डिफरेंस क्या है। बच्चों, स्ट्राइक का मतलब होता है जब एम्प्लॉइज एम्प्लॉयर से नाराज होकर काम बंद कर दें और काम छोड़ के फैक्ट्री के बाहर चले जाएं, प्रेमाइसेस के बाहर जाएं, नारे लगाएं और बाहर धरना दें और काम बंद कर दें। तो अगर एम्प्लॉइज एम्प्लॉयर से नाराज होकर काम बंद कर देते हैं और बाहर चले जाते हैं, हड़ताल करते हैं, तो वो स्ट्राइक कहलाता है। बच्चों, इसके अपोजिट लॉकआउट में क्या होता है कि लॉकआउट में इसका उल्टा, एम्प्लॉयर नाराज है एम्प्लॉइज से और एम्प्लॉयर ने काम बंद करा, एम्प्लॉइज ने काम बंद नहीं करा, एम्प्लॉयर ने काम बंद करा, एम्प्लॉइज को बाहर निकाला और फैक्ट्री में ताला डाल दिया, लॉकआउट। समझना यहां पर यह जरूरी है कि चाहे स्ट्राइक हो चाहे लॉकआउट हो, अल्टीमेटली काम तो बंद हो गया। निष्कर्ष क्या निकला, रिजल्ट क्या निकला, काम बंद। काम चाहे एम्प्लॉइज बंद करें, काम चाहे एम्प्लॉयर बंद करें, चाहे स्ट्राइक हो चाहे लॉकआउट हो, काम तो बंद हो गया। नियम कहते हैं कि अगर मान लो लेसी के प्रेमाइसिस पर स्ट्राइक हो जाए या लेसी लॉकआउट कर दे, काम बंद हो जाए, चाहे वो स्ट्राइक की वजह से काम बंद हो चाहे लॉकआउट की वजह से काम हो, तो लेकिन अल्टीमेटली लेसी के प्रेमाइसिस पे काम बंद हो गया। तो बच्चों, जब लेसी के प्रेमाइसिस पर स्ट्राइक या लॉकआउट की वजह से काम बंद हुआ तो क्या होगा, काम ना होने की वजह से रॉयल्टी नहीं बनेगी, लेकिन क्योंकि एग्रीमेंट हो चुका है लैंडलॉर्ड और लेसी के बीच में कि मिनिमम रॉयल्टी तो देनी होगी चाहे काम हो या ना हो, तो उस केस में लेसी को बड़ा भारी नुकसान होगा। स्ट्राइक या लॉकआउट की वजह से काम बंद हुआ जो लेसी अवॉइड भी नहीं कर सकता जो कि अनअवॉइडेबल है, उस केस में भी लेसी को लैंडलॉर्ड को मिनिमम रॉयल्टी देनी होगी, जो कि बड़ा भारी फाइनेंशियल लॉस होगा लेसी के लिए। तो बच्चों, उनके एग्रीमेंट में यह क्लॉज भी डाला जा सकता है कि अगर काम बंद हुआ, लेसी के प्रेमाइसिस पर अगर काम बंद हुआ स्ट्राइक या लॉकआउट की वजह से, तो उस केस में जितने टाइम काम बंद रहेगा उतने टाइम का प्रोपोर्शनेट अमाउंट मिनिमम रॉयल्टी में से रिड्यूस किया जाएगा। एग्जाम्पल लेके समझिए, एज्यूम कीजिए कि मिनिमम रॉयल्टी का अमाउंट 60,000 60,000 है, यानी कि एग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि किसी भी साल लेसी लैंडलॉर्ड को 60,000 से कम नहीं देगा। लेकिन उस साल क्या हुआ, 4 महीने स्ट्राइक रही लेसी के प्रेमाइसिस पर, लेसी की फैक्ट्री में, और 4 महीने स्ट्राइक रहने की वजह से जब 4 महीने काम बिल्कुल नहीं चला तो काम चला उस साल सिर्फ 8 महीने। एग्रीमेंट में यह क्लॉज था कि अगर काम बंद हुआ स्ट्राइक या लॉकआउट की वजह से तो मिनिमम रॉयल्टी को प्रोपोर्शनेटली रिड्यूस किया जाएगा। बच्चों, मिनिमम रॉयल्टी उनके एग्रीमेंट में थी 60,000, काम नहीं चला 4 महीने, काम चला 8 महीने, तो क्या होगा, 4 महीने काम ना चलने की वजह से 4 महीने के प्रोपोर्शनल अमाउंट को मिनिमम रॉयल्टी में से कम किया जाएगा। बच्चों, 4 महीने 1 साल का यानी कि 12 महीनों का 1/3 होता है, और जो मिनिमम रॉयल्टी है 60,000 उसका 1/3 है 20,000। तो मिनिमम रॉयल्टी 60 में से 20 हम कम करेंगे तो इस साल मिनिमम रॉयल्टी रह जाएगी 40,000। हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि पूरे साल का जो मिनिमम रॉयल्टी है वो 60,000 है, हम 60,000 को 12 महीने से करें डिवाइड 60,000 अपॉन 12 और मल्टीप्लाई करें जितने महीने काम चला यानी कि 8, तो 60,000 डिवाइडेड बाई 8 मल्टीप्लाई बाई 4 आंसर, सॉरी 60,000 डिवाइडेड बाई 12 मल्टीप्लाई बाई 8 आंसर आएगा 40,000। तो जो 40,000 आएगा ये इस साल का मिनिमम रॉयल्टी होगा। बच्चों, एज्यूम करो जब इस साल काम करा लेसी ने और जो यूनिट्स सेल करे या प्रोड्यूस करे जब उनको पर यूनिट से मल्टीप्लाई करा रॉयल्टी के अमाउंट से, तो बच्चों एज्यूम करो कि इस साल एक्चुअल रॉयल्टी बनी 46,000। अब बताओ आप, इस साल 4 महीने स्ट्राइक थी, 4 महीने स्ट्राइक रहने की वजह से जो रॉयल्टी है मिनिमम वो 8 महीने की काउंट होगी जो कि 40,000 है, पूरे साल की 60,000 और 8 महीने की 40,000, एक्चुअल बनी 46,000। अगर हम 46,000 को 60,000 ओरिजिनल मिनिमम रॉयल्टी से कंपेयर करेंगे तो यहां पर 14,000 की शॉर्ट वर्किंग्स है, जबकि असलियत में ऐसा नहीं है। अब क्या होगा, क्योंकि उनके एग्रीमेंट में क्लॉज था कि मिनिमम रॉयल्टी को रिड्यूस किया जाएगा प्रोपोर्शनेटली। तो बच्चों, जब 8 महीने काम चला तो हमने 60,000 को रिड्यूस करके 40,000 करा, और अब जो एक्चुअल रॉयल्टी है 46,000 उसको कंपेयर 60,000 से ना करके 40,000 से करा जाएगा। और यहां पर 14,000 की शॉर्ट वर्किंग्स नहीं है, उल्टा 6,000 की यहां पर एक्सेस वर्किंग्स होगी। तो बच्चों, ये था हमारा लास्ट टर्म स्ट्राइक ऑब्लिक लॉकआउट। एक बार ये जो तीनों टर्म्स मैंने आपसे डिस्कस करी
सबलीज, ग्राउंड रेंट ऑब्लिक सरफेस रेंट, और तीसरा स्ट्राइक, लॉकआउट एक्सेट्रा। इन तीनों टर्म्स के बारे में स्टडी मटेरियल क्या लिखता है वो देख लेते हैं। देखिएगा बच्चों, सबलीज में when the lessee transfers whole or part of his rights to another person, जब लैंडलॉर्ड ने अपने अधिकार लेसी को दिए और लेसी ने उन अधिकारों का कुछ हिस्सा या फिर वो सारे अधिकार अगर किसी और व्यक्ति के नाम किसी और व्यक्ति को ट्रांसफर किए, द सिचुएशन इज कॉल्ड, तो सिचुएशन को हम कहते हैं सबलीज। उस परिस्थिति को बच्चों हम सबलीज कहते हैं। बच्चों ए ने अपने अधिकार बी को दिया और बी ने उन अधिकारों को सी को दिया, तो ए यहां पर लैंडलॉर्ड है, बी यहां पर लेसी है और बच्चों सी यहां पर सब लेसी है। ए और बी के बीच में जो ओरिजिनल एग्रीमेंट है वो लीज एग्रीमेंट है, और जो बी और सी के बीच में एग्रीमेंट है वो सब लीज एग्रीमेंट है। और बच्चों इस तरह से यहां पर तीन पार्टीज हैं। इन दीज केसेस देयर आर थ्री पार्टीज, नंबर 1 लैंडलॉर्ड, नंबर 2 लेसी, नंबर 3 सब लेसी। ठीक है दोस्तों। इसके बाद बच्चों अगला टर्म 12th है ग्राउंड रेंट ऑब्लिक सरफेस रेंट। बच्चों ग्राउंड रेंट मैंने आपको समझाया कि जो लेसी रॉयल्टी पे करता है वो रॉयल्टी तो अधिकारों का इस्तेमाल करने के बदले में है। रॉयल्टी तो अधिकारों को इस्तेमाल करा लेसी ने, लैंडलॉर्ड के राइट्स को यूज करा, उसके बदले में रॉयल्टी पे करी। बच्चों ये सरफेस रेंट क्या है? बच्चों ये ग्राउंड रेंट है, ये जमीन का किराया है, ये उस सरफेस का किराया है जो लेसी ने इस्तेमाल करा अपने बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए। तो मैंने एग्जांपल लिया था कि अगर मान लो सरकार कोल माइन लीज पर किसी कंपनी को देती है, तो सरकार यहां पर लैंडलॉर्ड है और वो कंपनी जिसने सरकार से कोल माइन को लीज पर लिया वो कंपनी लेसी है। अब सरकार ने कंपनी से कहा, लेसी से कहा कि तुम कोल निकालो, और हर 1 टन कोल निकालने पर सरकार तुमसे 10,000 पर टन रॉयल्टी लेगी। तो बच्चों यहां जो लेसी रॉयल्टी पे करेगी, जो कंपनी रॉयल्टी पे करेगी सरकार को, वो कोयला निकालने के बदले में है। लेकिन बच्चों कोयला निकाल के रखा कहां जाएगा? जमीन पर। और कोयला निकालने के लिए जो हैवी मशीन्स इक्विपमेंट्स वहां पर इंस्टॉल किए जाएंगे वो भी तो जमीन पर रखे जाएंगे। और इसके अलावा जब इतने सारे इक्विपमेंट्स, इतना सारा मशीनरी प्लांट वहां पर एम्प्लॉयड होगा, इंस्टॉल होगा, तो बड़ा सारा सरफेस, बड़ा सारा ग्राउंड वो कंपनी ऑक्यूपाई करेगी। तो बच्चों उस ग्राउंड को ऑक्यूपाई करा, उस सरफेस को जो ऑक्यूपाई करा, उसके बदले में उस जमीन का किराया कंपनी सरकार को अलग से पे करेगी। वो रॉयल्टी के अलावा होगा, रॉयल्टी के साथ देना होगा। इसको हम कहते हैं बच्चों ग्राउंड रेंट और सरफेस रेंट। देखिएगा स्टडी मॉड्यूल में किस तरह से इसको प्रेजेंट किया गया। स्टडी मटेरियल कहता है इट इज एन एडिशनल फिक्स्ड अमाउंट, इट इज एन एडिशनल फिक्स्ड अमाउंट ऑफ रेंट। ये रेंट के अलावा एक अलग से फिक्स्ड अमाउंट है, ओवर एंड अबव ऑफ मिनिमम रॉयल्टी, जो कि मिनिमम रॉयल्टी के अलावा है, अलग से है, विच इज पेड बाय द लेसी, जो लेसी के द्वारा पे किया जाएगा टू द लैंडलॉर्ड, लैंडलॉर्ड को, इन एडिशन साथ में जोड़कर, किसके साथ में जोड़कर? टू द मिनिमम रेंट, मिनिमम रॉयल्टी के साथ जोड़कर। यानी कि अगर मिनिमम रेंट यहां पर इसलिए लिखा कि मिनिमम से कम तो पे नहीं कर सकते, लेकिन अगर एक्चुअल मिनिमम से ज्यादा तो एक्चुअल पे होगा और उसके साथ सरफेस रेंट अलग से पे होगा। बच्चों ये था ग्राउंड रेंट, सरफेस रेंट। इसके बाद जो लास्ट टर्म है वो है स्ट्राइक एंड लॉकआउट। स्ट्राइक एंड लॉकआउट मैंने अभी आपको डिटेल में समझाया। बच्चों स्ट्राइक एंड लॉकआउट से मतलब था कि अगर किसी साल प्रेमाइसिस पर, लेसी के प्रेमाइसिस पर, लेसी की फैक्ट्री में अगर हड़ताल हो जाती है या ताला बंद हो जाता है, अगर स्ट्राइक और लॉकआउट होता है, तो उस साल काम ना होने की वजह से लेसी को नुकसान होगा, और लेसी को अगर उस काम बंद होने के बावजूद लैंडलॉर्ड को मिनिमम रॉयल्टी पे करनी पड़ी पूरी, तो बड़ा फाइनेंशियल लॉस होगा लेसी को। तो यहां पर लेसी और लैंडलॉर्ड एक म्यूचुअल कंसेंट से अपने एग्रीमेंट में एक क्लॉज डाल सकते हैं कि किसी साल अगर लेसी के प्रेमाइसिस पर काम बंद हुआ स्ट्राइक लॉकआउट की वजह से, तो उस साल जो मिनिमम रॉयल्टी है उसको प्रोपोर्शनेटली रिड्यूस किया जाएगा, उतने महीनों से कम किया जाएगा जितने महीने काम नहीं चला। तो बच्चों ये था स्ट्राइक एंड लॉकआउट। स्टडी मटेरियल में इसको किस तरह से प्रेजेंट किया गया देखिएगा। इफ एन एग्रीमेंट सो प्रोवाइड्स, अगर लेसी और लैंडलॉर्ड के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ है उसमें ये क्लॉज डाला जाता है कि द मिनिमम रेंट में बी प्रोपोर्शनेटली रिड्यूस्ड, कि मिनिमम रेंट को प्रोपोर्शनेटली कम किया जाएगा
इन द इवेंट ऑफ स्ट्राइक लॉकआउट, स्ट्राइक और लॉकआउट की परिस्थिति में, उस सिचुएशन में मिनिमम रेंट को रिड्यूस किया जाएगा। तो बच्चों ये कहलाएगा, ये हमारा थर्ड टर्म था, स्ट्राइक एंड लॉकआउट, जो हमने अभी डिस्कस करा। तो बच्चों ये थे 13 टर्म्स, ये 13 वो शब्द थे, वो टर्म्स थी जो पर्टिकुलरली इस चैप्टर में यूज होंगी। बच्चों अब है इस चैप्टर का सेकंड कंटेंट। मैंने आपसे कहा था कि जो स्टडी मटेरियल है CMA इंस्टीट्यूट का, उसमें स्टडी नोट नंबर 8 रॉयल्टीज में 3 कंटेंट्स हैं। कंटेंट 1 था सम इंपॉर्टेंट टर्म्स यूज्ड इन दिस चैप्टर, यानी कि वो विशेष शब्द, वो खास शब्द जो इसी चैप्टर में इस्तेमाल होंगे, जिन पर ये चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो बच्चों हमने पहला कंटेंट पूरा कंप्लीट कर लिया, जिसका नाम था सम इंपॉर्टेंट टर्म्स यूज इन दिस चैप्टर। वो 13 टर्म्स थी, हमने 13 की 13 डिस्कस कर ली और अच्छे से डिटेल में डिस्कस करा। बच्चों अब इस चैप्टर का सेकंड कंटेंट है जर्नल एंट्रीज और तीसरा कंटेंट है लेजर अकाउंट्स। बच्चों अब हम सेकंड कंटेंट पर जाने से पहले एक बार उसका भी ओवरव्यू लेंगे। जर्नल एंट्रीज, जब हम जर्नल एंट्रीज बच्चों डिस्कस करेंगे तो हम जर्नल एंट्रीज को भी सिर्फ ऐसे कि भाई एग्जाम में नहीं आती तो एक ओवरव्यू हल्का सा पर से निपटा दें, ऐसा नहीं होगा। जर्नल एंट्रीज को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, बल्कि हम एक काम ये करेंगे कि जब जर्नल एंट्रीज पढ़ेंगे तो लेसी और लैंडलॉर्ड की बुक में जब अलग अलग हम एंट्रीज को डिस्कस करेंगे तो हम उनको डिस्कस करेंगे इन ऑल केसेस, सभी केसेस में। हम पहले लेसी की बुक उठाएंगे कि भाई हम जर्नल एंट्रीज डिस्कस कर रहे हैं लेसी की बुक में। लेसी जो अधिकारों का इस्तेमाल कर रहा है, जो अधिकारों को यूज कर रहा है, जो रॉयल्टी पे करेगा, पहले हम एंट्रीज उसकी बुक में डिस्कस करेंगे। और लेसी की बुक में भी जब हम एंट्रीज को डिस्कस करेंगे तो वहां पर अलग अलग केसेस में डिस्कस करेंगे। हम एक केस ये लेके चलेंगे कि जो मिनिमम रॉयल्टी फिक्स हुई है एक्चुअल मिनिमम के बराबर है, तो लेसी एंट्रीज किस तरह से पास करेगा। केस 2 एक्चुअल मिनिमम से कम है, तो लेसी एंट्रीज कैसे पास करेगा। एक्चुअल मिनिमम से ज्यादा है तो एंट्रीज कैसे पास करेगा। तो हम जर्नल एंट्रीज पास करेंगे लेसी की बुक में 3 अलग अलग केसेस में, और इसी तरह से जर्नल एंट्रीज हम पास करेंगे लैंडलॉर्ड की बुक में 3 अलग अलग केसेस में। उसके बाद कंटेंट नंबर 3, लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, वही तो एग्जाम है, सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन इसी से तो सॉल्व होंगे, लेजर अकाउंट्स। बच्चों तीसरा कंटेंट हम जब करेंगे लेजर अकाउंट्स, तो मैं उसके बारे में भी आपको ओवरव्यू दे रहा हूं कि जब आप लेजर अकाउंट्स बनाएंगे तो आपको मालूम है इस चैप्टर में 2 ही पार्टीज है, एक लेसी एक लैंडलॉर्ड। लेसी जो रॉयल्टी देता है, लैंडलॉर्ड जो अधिकारों का मालिक है, जो रॉयल्टी लेता है। जब लेसी अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लेजर अकाउंट्स बनाएगा तो लेसी 3 अकाउंट बनाएगा। एक अकाउंट उसका जिसको रॉयल्टी दे रहा है, एक उसका रॉयल्टी का जो रॉयल्टी वो दे रहा है, और तीसरा जो उसको शॉर्ट वर्किंग्स हुई है। लेसी की बुक में 3 अकाउंट बनेंगे। लेसी जो रॉयल्टी दे रहा है, बच्चों रॉयल्टी वो किसको दे रहा है, लैंडलॉर्ड को, तो पहला अकाउंट बनाएगा वो लैंडलॉर्ड्स अकाउंट। लैंडलॉर्ड को वो क्या दे रहा है, रॉयल्टी। दूसरा अकाउंट रॉयल्टी अकाउंट। और अगर अपनी पॉकेट से देना पड़ा किसी साल, अगर किसी साल एक्चुअल रॉयल्टी मिनिमम से कम है और अपनी पॉकेट से देना पड़ा, तो तीसरा अकाउंट बनेगा शॉर्ट वर्किंग्स अकाउंट। तो लेसी की बुक में 3 अकाउंट बनेंगे, लैंडलॉर्ड्स अकाउंट, रॉयल्टी पेबल या रॉयल्टी अकाउंट, शॉर्ट वर्किंग्स अकाउंट। अब इसके साथ ही अब आज ये समझिए आप अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन द बुक्स ऑफ लैंडलॉर्ड। बच्चों जिस तरह से लेसी की बुक में जर्नल एंट्रीज पास होंगी अलग अलग केसेस में, ऐसे ही हम जर्नल एंट्रीज पास करेंगे लैंडलॉर्ड की बुक में अलग अलग केसेस में। उसके बाद लैंडलॉर्ड की बुक में लेजर अकाउंट्स। लेसी की बुक्स में लेजर अकाउंट्स कितने बनेंगे, 3। तो लैंडलॉर्ड की बुक्स में कितने बनेंगे, 3। लेसी ने पहला अकाउंट कौन सा बनाया, लैंडलॉर्ड अकाउंट, तो लैंडलॉर्ड क्या बनाएगा, लेसी अकाउंट। लेसी ने दूसरा अकाउंट कौन सा बनाया, रॉयल्टी पेएबल अकाउंट, रॉयल्टी पेएबल अकाउंट, रॉयल्टी पेएबल। तो लैंडलॉर्ड बनाएगा रॉयल्टी रिसीवेबल अकाउंट। लेसी तीसरा अकाउंट शॉर्ट वर्किंग्स अकाउंट, तो लैंडलॉर्ड शॉर्ट वर्किंग अलाउएबल या फिर शॉर्ट वर्किंग सस्पेंस अकाउंट। तो बच्चों कुल मिलाकर आपको 3 लेजर अकाउंट बनाने हैं लेसी की बुक में और 3 लेजर अकाउंट बनाने हैं आपको लैंडलॉर्ड की बुक में। तो इस तरह से कंटेंट नंबर 2 जर्नल एंट्रीज, कंटेंट नंबर 3 लेजर अकाउंट्स। इनको देखिएगा एक बार आप। देखिएगा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन द बुक्स ऑफ लेसी। जर्नल एंट्रीज बच्चों इन ऑल केसेस, और लेजर अकाउंट्स 3। लेसी की बुक में 3 अकाउंट, एक तो
लेसी बनाएगा उसका अकाउंट जिसको वो रॉयल्टी दे रहा है, यानी कि लैंडलॉर्ड्स अकाउंट। बच्चों दूसरा बनाएगा वो रॉयल्टी पेबल अकाउंट, जो रॉयल्टी वो दे रहा है। और तीसरा बनाएगा वो शॉर्ट वर्किंग्स अकाउंट, अगर उसने कुछ अमाउंट किसी साल अपनी पॉकेट से दिया है। इसके बाद बच्चों अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन द बुक्स ऑफ लैंडलॉर्ड। लैंडलॉर्ड यानी कि अधिकारों का मालिक जो रॉयल्टी रिसीव करता है, उसकी बुक में जनरल एंट्रीज पास होंगी इन ऑल केसेस, सभी केसेस में जनरल एंट्रीज इन ऑल केसेस। इन ऑल केसेस क्या मतलब है मेरा इन ऑल केसेस से? बच्चों इन ऑल केसेस से मेरा मतलब है कि अगर एक्चुअल रॉयल्टी मिनिमम के इक्वल है तो एंट्रीज किस तरह से पास होंगी, अगर एक्चुअल रॉयल्टी मिनिमम से कम है तो एंट्रीज किस तरह से पास होंगी, अगर एक्चुअल मिनिमम से ज्यादा है तो जनरल एंट्रीज कैसे पास होंगी। ये मतलब था इन ऑल केसेस का। लेजर अकाउंट लैंडलॉर्ड की बुक में 3 बच्चों, पहले वो बनाएगा लेसी का अकाउंट जिससे वो रॉयल्टी रिसीव करेगा, दूसरा बच्चों बनाएगा वो रॉयल्टी रिसीवेबल अकाउंट जो रॉयल्टी वो रिसीव कर रहा है, और तीसरा बनाएगा लास्ट शॉर्ट वर्किंग अलाउएबल अकाउंट या फिर शॉर्ट वर्किंग या रॉयल्टी सस्पेंस अकाउंट। देखो बच्चों तीसरा अकाउंट शॉर्ट वर्किंग अलाउएबल अकाउंट, इसको हम शॉर्ट वर्किंग या रॉयल्टी सस्पेंस अकाउंट भी कहते हैं। तो इस तरह से लैंडलॉर्ड की बुक्स में भी ये 3 लेजर अकाउंट हैं। तो कुल मिलाकर मैं आपको समझा रहा था कि ये 2 कंटेंट हैं जो हमारे बाकी हैं, जनरल एंट्रीज और लेजर। तो बच्चों पहला कंटेंट हमारा पूरा हुआ, इसके बाद हम अब शुरू करेंगे जनरल एंट्रीज, जो कि हमारा सेकंड कंटेंट है, जो हम सभी केसेस में अलग अलग डिस्कस करेंगे।